कैसा चल रहा है स्टडी? एवरीथिंग इज गोइंग फाइन? सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द पेट्रियोटिक आईएएस. लेट्स स्टार्ट आवर डेली करंट अफेयर्स. वी विल हैव द नियर अबाउट 15 टॉपिक. तो टॉपिक्स हमेशा हाई ही रहते हैं, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि जल्दी क्लासेस थोड़ी वो हो, थोड़ी सी स्पीड में करने की कोशिश करेंगे. जहाँ पे नहीं समझ में आए तो एक बार पूछिएगा आप लोग, ठीक है ना? पहला टॉपिक क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक? केरला हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर टू रिलीज द हेमा कमिटी रिपोर्ट. तो हेमा कमिटी रिपोर्ट केरला में बनाया गया था. वहाँ पे जो फीमेल एक्ट्रेस हैं उनके जो एक्सप्लॉयटेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसके उसका इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या रीजन है, कौन कौन इसके दोषी हैं, तो उसी को लेके पहले ही आ गया था. 2019 में ये रिपोर्ट आ चुका है, लेकिन इसको आउट नहीं करने दे रहे हैं कि ये करेंगे तो जो लोग उसमें विटनेस बने हैं उनको थोड़ा सा रेपुटेशन का होगा या जो भी चीजें हैं उसमें दिक्कत होगी. नेक्स्ट वी विल सी दैट द नो प्रोग्रेस इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपेंशन से द फॉर्मर एम्बेसडर. तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है. जैसे इंडिया के लेवल पे इंडियन गवर्नमेंट है ना, कि उसके अंडर में डिस्कशन करते हैं, पार्लियामेंट है, हमारी गवर्नमेंट है. ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे सारे जो कंट्रीज हैं उनको रिप्रेजेंट करता है यूएन. यूएन इज ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ पे मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं उनके मेंबरशिप है. और उसका जो स्पेशल पार्ट है वो सिक्योरिटी काउंसिल है. 15 मेंबर्स हैं, 5 उसमें से परमानेंट है, एंड 10 जो है वो नॉन परमानेंट 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं. दिस इज द थिंग. ओके, तो यहाँ पे हम इसके रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था, तो उसके बाद हम यूनाइटेड नेशन बनाए थे कि दोबारा कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे दो देशों के बीच में अगर मतभेद हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के हम रिजॉल्व कर लें, युद्ध ना हो, और युद्ध भी हो तो उसको रोका जाए, ग्लोबल वॉर ना बन जाए. क्लियर है ना? तो उसी का जो स्पेशल पार्ट था वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जो मेन पार्ट है. जैसे हमारे वहाँ गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव होता है ना, कैबिनेट मेंबर्स, कैबिनेट कमिटी, कैबिनेट मेंबर्स जो मेन मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है. देन वी विल सी दैट ये पीसेस के लिए सीटी कुरियन का डेथ हुआ है. तो वो एक इकोनॉमिस्ट थे, प्रोफेसर भी थे. तो बस इतना ही जानना है, इसमें और कुछ नहीं. देन वी विल सी दैट द आरएसएस लीडर आस्क अमित मालविया नॉट टू ट्रोल पीपल. तो ये तो पॉलिटिकल न्यूज है, कोई खास नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे कि किस चीज की ये बात कर रहे हैं, कि कैसे बजट में एक कॉन्सेप्ट उसमें दिया हुआ है. तो वो इंडेक्स, जो इंडेक्स होता है, जो हम कल पढ़ रहे थे ना, कि क्या कल पढ़ रहे थे, कैपिटल गेन्स टैक्स पढ़ा था ना कल, कि नया इम्पोज किया है, तो वो इंडेक्सेशन पे बेस्ड होता है. तो वो इसमें मेंशन है, तो उसको एक बार देखते हैं. आफ्टर दैट वी विल सी दैट द ग्रासलैंड इन द कच्छ लाइकली टू बी होस्ट ऑफ द चीता. चीता के बारे में न्यूज अभी लास्ट ईयर था, क्या था? चीता इंडिया में पाए जाते हैं नेचुरली? कितनों को लगता है पाए जाते हैं? रेज योर हैंड जिनको ये लगता है कि चीता नेचुरली पाए जाते हैं. कितनों को लगता है नहीं पाए जाते हैं? रेज योर हैंड. अच्छा, दोनों में नहीं किसी ने रेज अपना करा, तो क्या आप लोगों का मत है? ओके, पढ़ते हैं इसको. चीता इंडिया में पहले पाए जाते थे. 1950 में लास्ट चीता देखा गया था, उसके बाद वो एक्सटिंक्ट हो गए थे. तो अभी हम अफ्रीका से ला रहे हैं. तो वही न्यूज है कि उसका ऑप्शंस कहाँ पे है, कहाँ पे चीते कहाँ से लाए गए हैं? सब नहीं मरे हैं. 20 लाए थे, 8 मर गए, 12 अभी बचे हैं, 13 बचे हैं, 7 मरे थे. कहा किस देश से लाए थे? अफ्रीका तो नहीं, अफ्रीका में किस कंट्री से लाए थे? साउथ अफ्रीका से. ओके, एक नामीबिया से लाए थे. ठीक है. देन वी विल सी दैट द राइट टू शेल्टर इज ए फंडामेंटल राइट. शेल्टर का मतलब क्या होता है? शेल्टर का क्या मतलब होता है, आप बताइए? रहने सहने का, रहने का जगह, उसे ही शेल्टर कहते हैं.
तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि राइट टू शेल्टर, रहने का जो हमारा अधिकार है वो भी फंडामेंटल राइट्स है। अगर मैं कहीं रह रहा हूँ तो गवर्नमेंट आके वो क्रेन से उठा के फेंक नहीं सकती है, ठीक है। तो दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। देन वी विल सी दैट द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एक इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च करता है, उन्होंने टीबी ट्यूबरक्लोसिस का एक नया टेस्ट करने का तरीका ढूंढा है, क्योंकि इंडिया में डेथ जो है काफी हाई है ट्यूबरक्लोसिस से। और जो हमारा टेस्टिंग है, डायग्नोसिस, पहले हम जाते हैं डॉक्टर, डॉक्टर हमें टेस्ट लिखता है कि आप जाइए ब्लड टेस्ट ये सब टेस्ट करा के लाइए, अपना स्प्यूटम का, यूरिनल टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट वो लिखते हैं दैट वी हैव टू ब्रिंग। तो जो टेस्ट है वो काफी डिफिकल्ट है, तो हमने एक नया टेक्नोलॉजी जो हमने CRISPR-Cas9, क्रिस्पर एक दिन पढ़ रहे थे ना, जो एंजाइम होता है जो जीन को काटने के काम में आता है, कल परसों शायद इसका जिक्र आया था CRISPR-Cas9 का, तो उसको यूज करके हम ये बना रहे हैं, ठीक है। देन वी विल सी दैट द सेंटर डिफेंस फैक्ट चेकिंग यूनिट से राइट टू करेक्ट इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। यहां पे बोल रहे हैं कि राइट टू करेक्ट इंफॉर्मेशन। एक गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट अभी ये यूनियन गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हमारे बारे में लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कोई कुछ बोलेगा गवर्नमेंट के बारे में या कोई स्कीम के बारे में, तो हम उसका फैक्ट चेक करेंगे, अगर गलत होगा तो हम उसका बंद कर देंगे, जो यूट्यूब पे है या जो भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे है। तो इसको लेके ये हो रहा है कि आप जब खुद का जज बन जाएंगे, आपका इंफॉर्मेशन आप ही डिसाइड करेंगे कि आपने सही बोला है कि नहीं, और आप ही सजा देंगे, तो हर चीज तो आपके पक्ष में होगा ना, तब तो आप मिसयूज करने लगेंगे। मतलब आप ही का फैक्ट चेक भी आप ही करेंगे, हटा भी आप भी देंगे, और आपका भी सब कुछ। तो इसको लेके एक डिस्कशन चल रहा है कि क्या होना चाहिए। जो सेंटर है वो कह रही है कि राइट टू करेक्ट इंफॉर्मेशन, जैसे ये है कि मैं कुछ भी बोलूं, जब तक क्रिमिनल नहीं हो तब तक कोई मुझे पकड़ नहीं सकता, भले मैं थोड़ा बहुत मिस इन्फॉर्मेशन इधर का उधर ट्विस्ट करके बोलूं, लेकिन वो गलत क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। मतलब एक फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है ना, हमारा आर्टिकल 19 देता है कि हम बोल सकते हैं, लेकिन यही है कि वो क्रिमिनल एक्ट नहीं होना चाहिए, किसी को डिफेम नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज तो आदमी कर सकता है ना, गवर्नमेंट का अपना पक्ष हो सकता है। गवर्नमेंट कह रही है कि 8 करोड़ जॉब है, आम जनता को नहीं लग रहा है, तो आपके लिए वो गलत फैक्ट है, लेकिन आम जनता को क्या लगेगा कि जॉब नहीं है, तो वो बोलेगा ना, तो आप तो रिमूव कर देंगे। अगर कोई बोले कि नहीं नहीं आपका इंफॉर्मेशन कैसे सही है, तो इस तरीके से ये डिबेट चल रहा है, तो उसको देखते हैं क्या है। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द बजट 2004 लॉन्ग इंटेंट सॉर्ट ऑन डिटेल्स। सो वही कल हम लोग जो पढ़े हैं उसी का एक तरीके से थोड़ा सा रिवीजन है, तो हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, इसमें अब आज ज्यादा नहीं जाएंगे। वही कल के ही जो बजट पे है उसी पे एक है कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी पे क्या क्या है बजट में, तो उस पर भी एक डिटेल आर्टिकल है, उसको भी देखते हैं। After that, we will see that the budget that places the health on the margin, government's focus on the ease of paying, ये जितना भी है सब बजट से रिलेटेड है। जो बजट हमने कल पढ़ा था तो हल्का हल्का देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने कवर किया है मैक्सिमम चीज। जो सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट में है कि इज इम्यूनिटी फॉर द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर एब्सोल्यूट। जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर होते हैं, अगर उनके खिलाफ उन्होंने कुछ क्रिमिनल एक्ट किया या उन्होंने कुछ सिविल एक्ट में भी कोई क्राइम किया, सिविलियन मैटर में भी, तो हम उनको इम्यूनिटी दिया गया। जैसे हम आप कुछ भी करेंगे तो पुलिस आएगी, एफआईआर किसी ने करा, पुलिस आके पकड़ के ले जाएगी, लेकिन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर करेंगे तो उनके खिलाफ क्या ये रूल है, उन्हें तुरंत पुलिस एक तो एफआईआर नहीं कर सकती है रजिस्टर, और उनको गिरफ्तार भी नहीं कर सकती। तो जो रूल है उसको लेके पढ़ेंगे, उस पर बहुत डिबेट चल रहा है कि ये एब्सोल्यूट है क्या। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर हो गए, किसी का गला काट दिए और कोई चार्ज नहीं चलेगा, समथिंग शुड बी देयर। तो उस पर डिबेट चला कि ये हटा देना चाहिए कि नहीं हटा देना चाहिए, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी की भी तो बात होती है कि हम आप प्रेसिडेंट गवर्नर, जब हम कह रहे हैं वी द पीपल ऑफ पीपल, यही हम अपने प्रियम्बल में क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड वी आर गिविंग द आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कोई इंपोज नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पे डिबेट है, इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्लियर हो रही है चीजें? लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। बजट को लेके डिस्कशन चल रहा है, इसमें कुछ खास नहीं है। ये है अपोजिशन कह रहे हैं कि सिर्फ आपके जो सपोर्टिंग स्टेट है उसी में आपने जो भी दिया है, नॉन एनडीए स्टेट्स को कुछ नहीं मिला है। तो इस पे अपोजिशन ने कहा है कि नीति आयोग की जो अगली बार की मीटिंग होने वाली है हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं।
A cloud linger on the NEET UPSC likely to implement the biometric authentication. अब ऐसा चल रहा है कि आप जब यूपीएससी का एग्जाम देने जाएंगे तो आपका बायोमेट्रिक वो लोग रजिस्टर्ड करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा अब चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, हर एग्जामिनेशन में चीज़ें एक तरीके से इरेगुलरिटीज, पेपर लीक, ये सब का मैटर आ रहा है। तो कुछ खास नहीं है, ये भी है कि जब बाद में होगा तो हम देखेंगे, अभी ये सिर्फ प्रपोजल है। ये भी क्रैश एक्सीडेंट है, हर 3 दिन पे कोई ना कोई एक्सीडेंट हम लोग पढ़ते हैं, ये एरोप्लेन एक्सीडेंट है, ठीक है। तो ये भी कोई खास नहीं है, जस्ट इट इज इनटू द नेपाल। आप इसको एक बार लोकेट कर लीजिएगा जिस जगह पे हुआ है, ओके। जो मेन न्यूज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट विल बी फ्रॉम हियर। प्ली अगेंस्ट द वाराणसी सिविक बॉडी ऑर्डर ऑन द क्लोजर ऑफ द मीट शॉप। तो अगेन जो अभी हम लोग देख रहे थे कि जिस यात्रा पे कांवड़ जाएंगे वहां पे हमने बंद कर दिया था कि वहां हम पूरा दिखाएंगे अपना। अब एक स्टेप और आगे हम जा रहे हैं कि जब सावन आएगा तो जितने भी मीट शॉप होंगे वो वाराणसी में बंद कर दिया जाएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो दिस इज द थिंग, मतलब ये तो फिर इसके खिलाफ हम केस गया है कि ठीक है आपका, आप कह रहे हैं कि आपका जैसे ये है फेस्टिवल है या कुछ भी है तो आप मानते हैं ना, लेकिन राइट टू प्रोफेशन भी तो है। मैं कोई अगर प्रोफेशन, कोई अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ या कोई बिजनेस कर रहा हूँ, 1 महीने के लिए अगर मेरा शॉप बंद होगा तो मेरी लाइवलीहुड कहाँ से आएगी, होगी ना। इलीगल तो है नहीं मीट या मछली बेचना, अगर लीगली है तो आप ऐसे फ्रिक्वेंटली कोई ऑर्डर नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 19(1)(g) कहता है कि फ्रीडम टू डू द बिजनेस और द ट्रेड इन द फ्री मैनर, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसको वायलेट कर रहा है। तो दिस इज द वन थिंग, इस पर डिबेट अब कंटिन्यूअसली चलेगा, फिर आर्टिकल आएगा तो हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे। हेमा कमेटी, ये नोट कीजिएगा, ये हेमा कमेटी कंटिन्यूअसली न्यूज में है। हेमा कमेटी केरला में कुछ फीमेल एक्टर्स थे, उनके खिलाफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का केस था और उसके लिए जांच करने के लिए हेमा कमेटी बनाया गया और हेमा कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया, ओके। जो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उन्होंने बोला कि जो कमेटी का रिपोर्ट है दैट शुड बी इन द पब्लिक डोमेन, लेकिन जो इसमें इन्वॉल्व है वो कह रहे हैं कि दिस शुड नॉट बी इनटू द पब्लिक डोमेन, क्योंकि इसमें जिस लोगों ने विटनेस दिया है, जिन्होंने बोला है कि जिसके खिलाफ कुछ हुआ है, तो उनके खिलाफ एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होगा। जैसे नहीं होता कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी ने सलमान खान के खिलाफ बोल दिया तो फिर मूवी मिलनी बंद हो जाती है, होती है ना कि एक लॉबिंग हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही है कि ये रिपोर्ट जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का ऑर्डर आया कि ये हो जाना चाहिए, लेकिन जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो लोग पहुंच गए हैं कोर्ट में कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके प्रोफेशन, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो बस आप इतना रखिएगा, ये रिपोर्ट 2017 में कमेटी बनी, रिपोर्ट आ गया था 2019 में, 5 साल से रिपोर्ट रखा है लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं है। दैट इज द मेन थिंग। दिस टेम्पल, संगमेश्वर टेम्पल, ये आंध्रा में है और ये टेम्पल हमेशा मैक्सिमम टाइम पानियों में डूबा रहता है, मैक्सिमम जैसा अभी है, इसीलिए ये फेमस है। यहाँ पे शिव के लिए ये फेमस है, जो मेन डीटी है वो शिवा है, ओके। इसके किनारे से नियर अबाउट 5-6 रिवर की सब्सिडियरीज जाती हैं, जो होती है ना व्हाट, जो उनकी डिफरेंट, क्या बोलते हैं उनको, ट्रिब्यूटरीज, दे आर द ऑफ द कृष्णा एंड द अदर सच, जो वहां की रिवर्स हैं, लोकल रिवर्स हैं, ओके। तो ये देख लीजिएगा एक बार, ये चीजें काफी फेमस है। दिस इज मुन्नार का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, मुन्नार किसने सुना है, आपने? किस लिए फेमस है, किस लिए फेमस है? फेमस वहाँ का हिल स्टेशन है, जैसे हमारे वहाँ शिमला मनाली ये सब है, वहाँ का मुन्नार सबसे फेमस है। वहाँ का जो मुन्नार गैप है ये सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे भी हमेशा अवलांचे होती रहती है, तो यहाँ पे रास्ते ये बंद होते रहते हैं। बस एक बार आपको ये जानना है कि वेयर इट इज लोकेटेड। ये जो वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक अन्नामुडी है वो भी इसी एरिया में है। जो वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक दैट इज लोकेटेड इन दिस एरिया।
ये कंटिन्यूअसली डिस्कशन में है। यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो इंडिया के विजिट पे हैं, कल आप लोगों ने नोट किया था। जो मेन हमारे और यूके के बीच में डिस्कशन चल रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके चल रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो टैक्सेशन हम इंपोर्ट पे लगाते हैं और हमारा उन पे लगता है, दैट इज द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और उस पे लेके हमेशा बहुत सालों से ये एग्रीमेंट चल रहा है, लेकिन फाइनल नहीं हो पा रहा है। इंडिया का ये मेन हमारा डिमांड है कि हमारे जो लोग वहां पे जाते हैं उनको वीजा थोड़ा लिबरल करके दिया जाए। जैसे वीजा का जो लिमिट है या वहां पे जो रहने का कंडीशन है, जैसे मैं गया जॉब करने या कोई भी जा रहा है तो उसके जो स्पाउज है उनको भी जॉब वाली वीजा मिलनी चाहिए। ये सब लेके हम लोग कर रहे हैं। यूके का क्या डिमांड है? क्या डिमांड हो सकता है यूके का? ब्रिटेन का क्या डिमांड हो सकता है? उनका मेनली है, उनका जो कार होते हैं, जैसे आप लोग मर्सिडीज ये सब देखते होंगे, मैक्सिमम उस यूरोप एंड यूके वाले एरिया में बिकता है। ओके, हम लोग यहाँ पे उस पे 200-300% कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। जो इंपोर्ट ड्यूटी है दैट इज वेरी हाई। जो आप मर्सिडीज देखते हैं भले वो 1 करोड़ का बिकता है, अगर इंपोर्ट ड्यूटी नॉर्मल कर दें तो वो काफी सस्ता बिकना स्टार्ट होगा। और यहाँ तक यूरोप में मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो अपना जैसे गाड़ी खरीदे, अमीर है, और वो शौक के लिए 2-3 महीना 4 महीना चलाए और नया गाड़ी ही वो बेच देते हैं रीसेल के लिए, क्योंकि वहां नया मॉडल आता है, दे गो फॉर द न्यू मॉडल। तो अगर हम ये इंपोर्ट ड्यूटी हटा दें तो यहाँ पे जो इतनी मतलब हमारी जो गाड़ी आप देखते हैं रोड पे, जो कोई भी गाड़ी होती है 15 लाख 16 लाख के इनके प्राइस होते हैं। आप क्रेटा का ही देख लीजिए, 14 लाख 15 लाख का उसका जो प्राइस है, लेकिन उसमें कोई फंक्शन नहीं है। अगर हम ये इंपोर्ट ड्यूटी हटा दें 15 लाख 16 लाख में, जो सेकंड हैंड जो वो लोग 4-5 महीने पे बेच देते हैं वो हम मर्सिडीज यहाँ चला सकते हैं। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी इतना है कि वहां से वो लोग बेचते हैं 17 लाख 18 लाख में, लेकिन 3 गुना उस पर इंपोर्ट ड्यूटी होने के कारण यहाँ आते आते 50 लाख 60 लाख का वो हो जाता है। तो ये है। दूसरा है वो ब्रिटेन वाले हमें स्पिरिट स्पिरिट देना चाहते हैं। जो उनका वाइन है वो वहां पे उनके लिए काफी फेमस है, वहां का वाइन। तो वो चाहते हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम हो जाए। जो वाइन हम लोग काफी महंगा खरीदते हैं 1400-1500 में, वो भी अगर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दे तो 300-400 में आराम से मिल जाएगा। तो नॉर्मली दे वांट टू रिडक्शन इन दिस एरिया। क्लियर हो रही है? एक तो जो व्हीकल्स है, एक तो है जो स्पिरिट, हमारे स्पिरिट हाई करना चाहते हैं ताकि हम भी थोड़ा थोड़ा वाइन पी के और स्पिरिट हाई रखें, और वो चाहते हैं कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा है। तो दिस इज द थिंग दैट दे आर डिमांडिंग। ये कुछ खास नहीं है। इंडियन का अभी तक जो डेथ हुआ है, अभी आरटीआई क्वायरी में आया, नियर अबाउट 24,000 इंडियन का डेथ हुआ है जो फॉरेन में अभी थे। जैसे स्टूडेंट्स एंड डिफरेंट पीपल जाते हैं ना, हम लोग सुनते हैं, तो नियर अबाउट दैट इज द डेथ नंबर। तो ये कुछ खास नहीं है, बस एक बात याद रखिएगा कि दिस इज अराउंड दैट। यहाँ पे है कि नो प्रोग्रेस ऑन द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले ये जाने यूनाइटेड नेशन क्या है। अभी मैंने बताया था कि दिस इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देशों के बीच में झगड़ा हो जाएगा तो कौन संभालेगा? जैसे वर्ल्ड वार 1 हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुआ, कुछ नहीं तो 40-50 लाख लोग एक वर्ल्ड वार में मर रहे थे, करोड़ों में मरे थे। अगर ओवरऑल आप काउंट लेंगे वर्ल्ड लेवल पे तो कई करोड़ डेथ हुई हुई थी, कितने करोड़ डिस्प्लेसमेंट हुआ था। तो इस लेवल पे फिर से वॉर ना हो, उसके लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन सोचा कि वो बनेगा कि झगड़ा हो रहा हो तो वो बैठा के लोगों में समझौता करा देगा, एग्रीमेंट करा देगा। उसके लिए हम यूएन बनाए। अब यूएन में स्टार्टिंग में ही 50-51 कंट्रीज थे, इस समय 193 कंट्रीज हैं। तो इतने बड़ा ग्रुप में अगर किसी का समझौता कराना है तो नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक स्पेशल उसी का पार्ट, जैसे गवर्नमेंट बनती है, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है उनके सपोर्ट में है लोग, 272 सीट चाहिए होती है गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, 15-20-30 मैक्सिमम 30-40 तक जाते हैं। ठीक है, तो एक छोटा ग्रुप भी बनाया जाता है। सेम ऐसे ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उसका एक यूएन का छोटा ग्रुप है जो सबसे पावरफुल कंट्रीज उस समय थे, जिनके पास उस समय मैक्सिमम पावर थी। जैसे यूएस, कौन था P5 में, आप लोग काउंट कराइए। यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना, अच्छा आप बताइए। बैक साइड सेम। ओके, आप, अच्छा आपको नहीं पता, आपको पता है कुछ?
इन्होंने सही बताया, जो पांचवा है वो यूके है, चौथा चाइना, रसिया और यूएस तो लड़ ही रहे थे उस समय, सुपर पावर थे ही, एंड फ्रांस था। ओके, तो ये पांचों मेंबर है उस समय, यही मेन लड़ रहे थे। यूके और फ्रांस यूरोप में लड़ रहे थे, रसिया हमारा यूरेशिया का कंट्री था, चाइना एशिया का कंट्री था, एंड यूएस अमेरिकन कंट्री था। तो यही P5 मेंबर थे, और 3 अलग से नॉन परमानेंट मेंबर। ये परमानेंट है, ये कभी नहीं हटते, ये हमेशा रहेंगे। ओके, 10 अलग से होता है कि इलेक्शन होता है हर 2 साल पे, उन 2 साल के टेन्योर के लिए इलेक्ट होके वो आते हैं। इंडिया 8 बार रह चुका है, नियर अबाउट 8 बार रह चुका है इसका मेंबर। ओके, तो यहाँ पे हम इंडिया में क्या डिसाइड कर रहे हैं, इंडिया, ब्राजील, जापान, जो अभी के इमर्जिंग कंट्रीज हैं, जो 1947 में 1950 में हम लोग बस आजाद हुए थे, तो हम गरीब थे, हमारे पास पावर नहीं था, कुछ उतना नहीं था, रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन अब हम पावरफुल होकर निकले। हम एशिया में हमारा सब कोई सुनता है, ग्लोबल लेवल पे हमारी सब कुछ कोई सुनता है, जो साउथ है, डेवलपिंग कंट्रीज के हम लीडर हैं। तो हमारा डिमांड होता है कि या तो आप एक्सपैंड कीजिए, पहले 50 मेंबर थे तब भी आपके 5 परमानेंट थे, अब 193 हो गए हैं, कितना गुना हुआ, 4 गुना हो गया। तो कुछ नहीं तो 20 होना चाहिए परमानेंट मेंबर, अभी भी 5 ही है। तो इंडिया बोलता है कि अभी ये रिप्रेजेंट सही से नहीं कर रहा है, और रिप्रेजेंट नहीं सही से कर रहा है, इसीलिए अपना जो भी डिसीजन होता है उसको फोर्स से ये इंप्लीमेंट नहीं करवा पाते हैं। इंडिया ये कहता है कि अभी जितने भी वार हो रहे हैं, जैसे यूक्रेन रसिया का वार हो रहा है, इजराइल गाजा पे अटैक कर रहा है, बीच में हमने देखा यूएस अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया था, छोटे छोटे ऐसे वार हो ही रहे हैं। तो इंडिया का कहना है कि इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं क्योंकि यूएन जो है वो वर्ल्ड को अब सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यूके अब कुछ नहीं है, यूके तब था सुपर पावर, कॉलोनियल पावर, अब यूके का क्या वैल्यू है, कुछ नहीं वैल्यू है। हम लोग बहुत आगे, इंडिया बहुत आगे, ब्राजील बहुत आगे, अर्जेंटीना बहुत आगे, जापान बहुत आगे। तो कहीं ना कहीं अब डिमांड हो रहा है कि आप जो इस समय रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब यूरोप इतना छोटा कंटिनेंट है, मुश्किल से 35 नेशन है, अब उसके 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं, फ्रांस एंड यूके। और एशिया इतना बड़ा है, आप वो छोड़िए, अफ्रीका इतना बड़ा है, नियर अबाउट 50 से ज्यादा कंट्रीज हैं, लेकिन वहां एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अमेरिका, साउथ अमेरिका का एक भी नहीं है। एशिया में इतने मतलब न्यू न्यू इमर्जिंग कंट्रीज है, इंडिया खासकर नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंडिया इसको पुश कर रहा है कि ये क्या होना चाहिए, न्यू एंट्री होना चाहिए। वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्टेंस भी था, लेकिन विरोध भी हो जाता है। जैसे इंडिया का एक्सेप्टेंस था, तो इंडिया के विरोध में पाकिस्तान चला जाता है, चाइना चला जाता है कि नहीं 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 बनने देना है, ठीक है। जापान है तो उसके विरोध में और भी कोरियन कंट्रीज चले जाते हैं, चाइना चला जाता है। ब्राजील के अपोजिशन में कौन जाता है, ब्राजील के अपोजिशन में अर्जेंटीना चला जाता है। जर्मनी भी इस समय काफी इमर्जिंग है, ब्रिटेन से ज्यादा तो पावरफुल इस समय जर्मनी है। तो जर्मनी के अगेंस्ट में इटली चला जाता है, जो भी थोड़े आसपास के कंट्रीज है वो विरोध में चले जाते हैं। ये जितने भी विरोध कर रहे हैं, जैसे अर्जेंटीना, पाकिस्तान, ये इटली, इनको कॉफी क्लब कहा जाता है। आप जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो कॉफी क्लब है जो इनका विरोध करते हैं, ठीक है। और जो मेन हमारे कंटेंडर हैं, जैसे ब्राजील का है, जर्मनी का है, इंडिया का है, जापान का है, तो इनको G4 कंट्रीज कहते हैं कि इनका मेन डिमांड है कि इनका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो दीज आर द थिंग। तो इन्होंने जो हमारी पहले यूएन की रिप्रेजेंटेटिव थी, ये कह रहे हैं कि ये कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा है, अंदर अंदर जो डिस्कशन है वो भी उतना इंटेंस नहीं है। तो यही इन्होंने बोला है कि जिस तरीके से हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, डिसीजन मेकिंग, ये सब नहीं है। क्लियर हो रहा है? यूएन क्या है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, चीजें साफ हो रही हैं? अभी तो बस बेसिक मैंने बताया, थोड़ा सा आपको आइडिया होनी चाहिए। इसमें बस जानिए कि इनका डेथ हुआ है, नाम है सीपी कुरियन, और ये इकोनॉमिस्ट थे, केरला से बिलोंग करते हैं। ओके, दैट्स, केरला से बिलोंग करते हैं कि ये आई थिंक तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु, तमिलनाडु सही कर लीजिएगा, ही बिलोंग फ्रॉम द तमिलनाडु। अब आरएसएस लीडर, यहाँ पे एक न्यूज है, आरएसएस लीडर अमित मालविया नॉट टू ट्रोल पीपल। यहाँ पे ये ट्रोल पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे है कि बजट प्रपोजल टू एलिमिनेट इंडेक्सेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द प्रॉपर्टी सेल। हम लोग कल पढ़ रहे थे ना कि जब आप कोई शेयर खरीदते हैं, शेयर अगर आपने 10,000 पे खरीदा और बेचते वक्त इसका रेट 20,000 हो गया, तो उस पर टैक्स लगेगा। शेयर पे भी जो टैक्स लगता है कैपिटल गेन टैक्स होता है। जैसे आपने गोल्ड खरीदा
और फिर आपने बेचा, रेट बढ़ गया, तो उसके जो आपका बेनिफिट होगा उस पर टैक्स लगेगा। आपने लैंड खरीदा, बेचा, तो उस पर टैक्स लगेगा। वो क्या होता है? कैपिटल गेन टैक्स होता है। क्लियर हो रहा है? जैसे ये पूछ रहे थे कि कल लैंड बेचे तो कैसे होगा, तो लैंड जो परचेजिंग होता है और जो आप बेचते हैं उसके बीच के गैप को करते हैं। ठीक है। इन्होंने पूछा कल कि अगर लैंड खरीदा ही नहीं हो, लेकिन लैंड अगर खरीदा नहीं फिर भी आप अपने दादा से आपके पिताजी पे वो ट्रांसफर होता है, फिर पिताजी से आप पे होता है, वो ट्रांसफर होता रहता है। जब ट्रांसफर होता है उस समय का हम रेट देखते हैं खासकर। ओके, तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, रेट तो देख रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन, जैसे आज बेचा, हमारे पिताजी के जमाने या दादा के जमाने से कोई लैंड ट्रांसफर है तो उस समय जमीन का रेट काफी कम होगा, 5 लाख का होगा। अभी बेचूंगा तो 5 करोड़ का हो जाएगा, होगा ना? तो यहाँ पे सही, अब मुझे 95 लाख का डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन सही में गेन उस समय के प्राइस पे होता है। जैसे होता है ना, इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट है उसको हटा दिया जाता है। जैसे 5% का जो जमीन का रेट है अभी के हिसाब से उसका रेट हम देखते हैं, इन्फ्लेशन हटा देते हैं। जैसे ये काउंट करेंगे कि 1990 में इस जमीन का प्राइस क्या था और 1990 के बाद 2024 तक कितना इन्फ्लेशन था, किस दर से इन्फ्लेशन था। आर यू गेटिंग ना? तो अभी उसका अगर रेट देखें और जो आपने बेचा है उसके बीच के गैप को देखते हैं, इन्फ्लेशन से हम उसको एडजस्ट करते हैं। जैसे अगर 1990 में वो जमीन बिकी थी 10 लाख में और अभी मैंने 1 करोड़ में बेचा, तो इंडेक्सेशन में ये होगा कि अभी का जो इतने दिन इन्फ्लेशन रहा है उसको जोड़ के अभी का उसका रेट देखेंगे, तो वो 10 लाख से अभी का उसका रेट 60 लाख हो जाएगा जब इन्फ्लेशन के हिसाब से। जैसे ये पेन का रेट अगर 2005 में, मैं सिंपल पेन की बात करता हूँ, 10 रुपए होता था और इस समय 30 रुपए मैं काउंट कर रहा हूँ, हो गया ना? तो इन्फ्लेशन का उस पर इंपैक्ट होता है कि हर साल 1% 2% इन्फ्लेशन था, तो उसको एडजस्ट करेंगे। तो वो भले वो उस समय का पेन है, अभी हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे तो उसका रेट अभी के हिसाब से निकालेंगे, तो उसका भी रेट 20-25 रुपए आ जाएगा। क्लियर हो रही है ये चीजें? तो वही इंडेक्सेशन है, जब इन्फ्लेशन जो बीच में था उसको एडजस्ट करके हम देखते हैं। तो क्लियर हो रहा है आपको? इन्फ्लेशन का मतलब होता है जो प्राइस में हर साल रेट चेंज होता है। जैसे आप चीनी 2015 में 20 रुपए किलो खरीदते होंगे, अभी उसका रेट 40 रुपए किलो है, तो हर साल वो जैसे टोटल कितना 100% इंक्रीज हुआ 10 साल में, तो पर ईयर का भी तो कुछ होगा, पर ईयर 1 रुपए बढ़ रहा होगा, तो नियर अबाउट 5% 60% है। तो उसका हम उस हिसाब से इंडेक्सेशन करते हैं। प्राइस जो अभी हमें करना है कि इसका अभी प्राइस कितना है और कितने में मैंने बेचा, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका गेन होगा। क्लियर हो रही है चीजें? लैंड में भी तो गेन होगा ना। लैंड अभी देखा कि अभी का सर्कल रेट या जो भी ये जो हम इसका काउंट करके देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन के हिसाब से, और उसके बाद जो मैं बेच रहा हूं, इन्फ्लेशन रेट एडजस्ट किया तो भले मेरे पिताजी ने जब मुझे किया था 10 लाख था, लेकिन अभी के हिसाब से इन्फ्लेशन जो 30 सालों में बढ़ा है, 30 सालों में कितना इन्फ्लेशन, 3 गुना बढ़ा होगा, तो 30 लाख हो जाएगा रेट। क्लियर हो रही है चीजें? तो हम 30 लाख घटाएंगे, जो डिफरेंस है वो 10 लाख नहीं घटाएंगे। जैसे 10 लाख में मेरे पिताजी ने ट्रांसफर किया था और अभी मैंने 1 करोड़ में बेचा, तो जो टैक्स लगेगा वो 90 लाख में नहीं लगेगा। जो 300% जो 3 गुना इंक्रीज हुआ है तो 30 लाख कर लेंगे अभी, और 30 लाख को 1 करोड़ में से घटाऊंगा, फिर जो 70 लाख आएगा उस पर टैक्स लगेगा, दैट विल बी द कैपिटल गेन टैक्स। क्लियर? ये इंडेक्सेशन को तो यही मैं कहा है कि ये जैसे ट्रोल कर रहे थे कि लोगों को इंडेक्सेशन का मतलब पता ही नहीं है, क्योंकि इसका विरोध हो रहा है कि पहले कैपिटल गेन टैक्स नहीं था इतना ज्यादा। तो ये अब जितने भी कैपिटल जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं उनको झटका लगेगा ना कि पहले तो कम था, आपने एकाएक बढ़ा दिया, तो उसको लेके विरोध चल रहा है। तो लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे जो कैपिटल गेन टैक्स इंक्रीज किया। तो ये जो ये बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं, वो जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे उनको ये ट्रोल कर रहे थे कि अभी तक इंडेक्सेशन का मतलब किसी को नहीं पता है और हर आदमी इंडेक्सेशन पे अपने आप को एक्सपर्ट बताना चाहता है। तो दैट इज मेन थिंग। ग्रासलैंड इन द कच्छ लाइकली टू होस्ट चीता फ्रॉम द अफ्रीका। तो चीता इंडिया में नेचुरली नहीं पाए जाते हैं, पहले पाए जाते थे। 1950 के पहले जितने भी ये कैट फैमिली के एनिमल होते हैं, चीता, लायन, टाइगर, एवरीथिंग यहाँ पे थे। लेकिन धीरे धीरे ड्यू टू द पोचिंग एंड अदर सच, उनका जो हम लोगों ने
उनके चमड़ी के लिए, उनसे दवा बनाने के लिए, शौक में अपने घर में लगाने के लिए हम लोगों ने मारना स्टार्ट कर दिया था और काफी हाई लेवल पे मारते थे। आप देखते होंगे पहले के जमाने के लोग वो हिरन का उसका सिंग उंग लोग रखते हैं पूरा अपने घर में लटका के, और ये चीता का खाल वोल रहता है। तो ये पहले शौक में लोग करते थे और दैट्स वाई इनकी नंबर कंटिन्यूसली डिक्रीज की और 1950 आते आते चीता गायब हो गए। अब यह है कि इंडिया का है वो नेचुरल, पहले पाया जाता था, सदियों से वो इंडिया में थे। लेकिन जब अंग्रेज आए शौकिया तौर पे वो अपना वो शिकार खेलने जाते थे बंदूक लेके, बंदूक की खोज हो गई तो मारना भी इजी हो गया। तो ये सब चीजों के कारण चीता गायब हो गए। अब ये हुआ कि इसको लाया जाए फिर से दोबारा उसको फिर से उनको इंक्रीज किया जाए नंबर को। तो उसके लिए हमने अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया से लेके आए थे 20 में से नियर अबाउट 13 बच गए हैं अभी, क्योंकि इन्फेक्शन है, उनके रहने का तरीका नहीं है। जैसे आप लोग यहाँ पे हैं, कभी आप पहाड़ पे जाइएगा, एकाएक आपको सब कुछ चकराने जैसे लगेगा, तबीयत खराब हो जाती है, क्लाइमेटाइजेशन नहीं हो पाता है, जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है। उनका भी अफ्रीका में थे अलग क्लाइमेट था, यहाँ पे एकाएक क्लाइमेट अलग हो गया। जैसे आप लोग भी कभी घर से किसी रिलेटिव के वहां या कहीं जाते होंगे, थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाता होगा, आप नेचर के कारण आप लोग कहते हैं पानी सूट नहीं किया, पानी बदल गया, ये सब रीजन होता है, उसको क्लाइमेटाइजेशन कहते हैं। एक्लामाइटाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्लामेटाइजेशन कहीं इसमें लिखा होगा। तो दो रीजन था, इन्फेक्शन एंड यहाँ पे है, इन्फेक्शन एंड एक्लेमेटाइजेशन के कारण 7 का डेथ हो गया। वो भी उनको जंगल में नहीं छोड़ा गया था, उनको बड़ा बड़ा जो बाड़ा होता है, बार्न, उसमें बना के रखा गया था। लेकिन अब धीरे धीरे इनको नेचुरली छोड़ रहे हैं। अब ये है कि एक कैपेसिटी होती है, जैसे चीता है तो चीता का एक प्रे होता है जिसको वो मार के खाता है, जैसे हिरन हो गया, गोट हो गया, और भी चीजें, खरगोश हो गया, जो भी वो पाएंगे, ये हर्बीवोर्स उनको मार के खाते हैं। हर्बीवोर्स का मतलब जो घास खाते हैं, जैसे ये गोट्स है, हिरन्स है, ये लोगों को ये जो ऊपर वाले प्रे हैं वो मार के खाएंगे। ओके, तो उनका एक लिमिट होता है कि इतने एरिया में इतना चाहिए। तो एक किसी भी एरिया में नंबर ऑफ जो डियर्स हैं, हिरन, उनकी भी संख्या लिमिटेड होती है। तो इनका मानना है कि वो जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो अब कूनो पार्क में नहीं कर सकते हैं। जो 20 चीता हम लोग लाए थे वो कूनो पार्क मध्य प्रदेश में उसमें लाए थे। ये कूनो पार्क भी याद रखिएगा, पूछ सकता है ये कि कहां पे हम लाए थे। कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, उसमें लाए थे। अभी फिर से हमारा आइडिया कि फिर लाए, लेकिन उसमें तो कैपेसिटी सिर्फ 20 से ज्यादा की नहीं है, 20 से ज्यादा उसमें प्रे नहीं हो सकते। तो जो नया लाने की सोच रहे हैं वो गांधी सागर अगेन, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। लेकिन कच्छ में एक एरिया है वो बहुत बड़ा है, दिस इज द बानी एरिया, बानी इनटू द कच्छ। और इसका जो एरिया है इनसे 2.5 गुना से भी ज्यादा है। जो ये दोनों नेशनल पार्क को मिला दें उससे भी उसका एरिया बड़ा है। ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड में ही रहते हैं। जो भी ये कैट वाली फैमिली है, जो भी टाइगर है, वो जंगल में नहीं रहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, जंगल में तो रहेंगे लेकिन वो घास वाले जंगल में रहते हैं। जो घास बड़े वाले घास होते हैं ना, जो 3 फुट 4 फुट बड़े घास होते हैं, आप लोग देखते होंगे कि जो जंगल वाले एरिया उसमें घास भी काफी बड़े बड़े होते हैं, उस घास में ही रहते हैं। और इस एरिया में वो घास वाले एरिया है। ये नियर अबाउट 3500 स्क्वायर मीटर ये बड़ा जो है वो केवल ग्रास लैंड ही है, बड़े बड़े ग्रास। ओके, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें हिरन नहीं है। जैसे चीतल हो गया, हिरन की डिफरेंट कैटेगरी होती है ना, सांबर, बारहसिंगा, आप लोग कई हिरन की कैटेगरी देखते होंगे, देखा है ना, कई चीतल एंड सांबर, ये सब चिंकारा, ब्लैक बक, ये सब हिरन की ही, डियर की डिफरेंट प्रजातियां होती हैं, स्पीसीज होती हैं। तो ये अभी यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए अभी हम सोच रहे हैं कि गांधी सागर में रखा जाए। और जब यहाँ पे हम धीरे धीरे इनकी जो प्रे बेस है, जो ये हिरन्स है, ये सब बढ़े तो हम उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ग्रास लैंड है। और ये ग्रास लैंड 35,000 स्क्वायर किलोमीटर है। आप समझ सकते हैं 35,000 स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ा होता है। ये अभी पूरे गोरखपुर का एरिया कितना होगा, मुझे लग रहा है 500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास होगा, 50-50 किलोमीटर दोनों तरफ लू तो 50-50,
50-50 ज्यादा है। मानिए 2-3 डिस्ट्रिक्ट ये मिला लीजिए, इतना बराबर होगा। 3500 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा एरिया होता है, तो उतने बड़े एरिया में सिर्फ ग्रासेस ग्रास हैं और ये सबसे सुटेबल एरिया माना जा सकता है। ओके, तो 3 चीजों को याद रखिएगा, कूनो, गांधी सागर एंड बानी। ये बानी क्यों है इस समय गुजरात में, क्यों इस समय न्यूज में है? क्योंकि हम यहाँ पे चीता इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। एक चीज और याद रखिएगा, जो हम चीता लाए हैं वो साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया से लाए हैं। एक बार अपना एटलस खोलिए, ये साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। चीजें क्लियर हैं? ये क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों ये न्यूज में है, किस लिए? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, राइट टू शेल्टर इज ए फंडामेंटल राइट सेज द सुप्रीम कोर्ट। अब ये मैटर है कि कुछ लोग जो खासकर रेलवे स्टेशन के किनारे रह रहे थे, हरिद्वार का एरिया है, वहां पे रेलवे स्टेशन का जो जमीन था, नियर अबाउट 50,000 लोग रह रहे थे। अब एकाएक उस एरिया में बाढ़ आया हुआ है। अब बाढ़ आने के कारण जो रेलवे ट्रैक है वो ऊंचाई वाले एरिया में बढ़ाना पड़ रहा है। ओके, जैसे हो गया नीचे वाले एरिया में ट्रैक है, वहां बाढ़ हो गया, अब रेलवे चाहता है कि ऊंचाई वाले एरिया में बढ़ा दे, लेकिन जहां पे उनका जमीन है ऊंचाई वाले एरिया में, वहां पे कुछ नहीं तो 50,000 लोग ऑलरेडी उनके जमीन पे रह रहे हैं। अब पहले हाई कोर्ट से ऑर्डर आया था कि अब गवर्नमेंट की जमीन है, रेलवे की है तो हटा दीजिए, लेकिन ये है कि जो लोग रह रहे हैं, मानिए जो कई सदियों से रह रहे हैं, कि उनके दादाजी आके वहां पे कैप्चर किए थे, लेकिन बेटा फिर उनका पोता रह रहा है। अब एक तो उठा के फेंक नहीं सकते, कहाँ पे जाएंगे? एक होता है ना ह्यूमैनिटी नाम की भी चीज होती है, तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राइट टू शेल्टर है, ठीक है, आपका गवर्नमेंट का जमीन है, आपको हटाना है तो उनके लिए कोई जमीन दे दीजिए जहां वो रह सके। कॉमन सी बात है कि वो तो इतना ही तो बोल रहे हैं कि बस हमें रहने के लिए जगह चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसा मैं छूट दे रहा हूं तो ये मत समझिएगा कि हर लोग जाके कैप्चर करना स्टार्ट कर दे, इंक्रोच करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये हमेशा छूट नहीं मिलेगा। होता है ना कि अब लोग कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चलो रेलवे ट्रैक की जितनी जमीन है इतनी खाली खाली होती है, रहना स्टार्ट कर दें, तो इन्होंने कहा कि इस केस के लिए कर दे रहे हैं, आगे से ये चीजें नहीं होंगी। एक चीज बस आपको यहाँ पे ये जानना है कि राइट टू शेल्टर जो है वो फंडामेंटल राइट्स आएगा आर्टिकल 21 के अंडर में, तो कभी भी आपको कोट करना है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है, राइट टू शेल्टर इज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 दैट प्रोवाइड फॉर द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? राइट टू शेल्टर, जैसे मेरा जो रहने का अधिकार है कहीं घर बना के, वो मेरा फंडामेंटल राइट्स है, उसको कोई भी ऐसे हटा नहीं सकता, चाहे वो गवर्नमेंट हो। ओके, लेकिन यहाँ पे है कि जो लोग इलीगली रह रहे थे, लेकिन वो कई सदियों से रह रहे थे, पुश्त बाई पुश्त रह रहे थे, तो उनका दोष नहीं है, लेकिन आज मैं जाके कैप्चर कर लूं कि बढ़िया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो मुझे हटाया जा सकता है, क्योंकि रिसेंट कैप्चर आप हटा दें। इनको भी ये कह रहा है कि इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हटाइए, लेकिन रहने का कोई जगह दे दीजिए ताकि उनको रहने के लिए थोड़ा सा कुछ व्यवस्था हो सके। दैट इज ऑल अबाउट। सेंटर डिफेंस फैक्ट चेक यूनिट सेज द राइट टू करेक्ट इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। फैक्ट चेक यूनिट, फैक्ट चेक कि जो फैक्ट कोई बोल रहा है वो सही है कि नहीं, उसको लेके इस समय डिबेट चल रहा है। अब जो यूनियन गवर्नमेंट थी उन्होंने लॉ चेंज किया था, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में रूल्स था उन्होंने चेक किया था, उन्होंने कहा था कि हम एक कमिटी बनाएंगे, एक बॉडी बनाएंगे, जो बॉडी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी इंफॉर्मेशन है पब्लिक डोमेन पे, सोशल मीडिया हो या यूट्यूब हो, कहीं पे भी अगर उनको लगता है कि वो इंफॉर्मेशन गलत है तो हम उसको हटा देंगे पब्लिक डोमेन से, और जो भी अगर उसको पब्लिश किया है तो उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। वो इस आर्टिकल के अंडर में वो लाना चाहते थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर में है। अब ये लोग लेके कई लोग पहुंच गए कि जो जैसे कॉमेडियन है वो भी बहुत सी चीजों को लेके मजाक करते हैं, एकदम फैक्ट तो बोलेंगे नहीं, आगे पीछे थोड़ा सा बोलते हैं लेके चीजों को, तो आप उनके खिलाफ केस नहीं स्टार्ट कर, कोई मजाक में भी तो चीजें बोलता है, थोड़ा आगे पीछे। मानिए गवर्नमेंट ने किया, कहा कि मेरे पास मैंने 10,000 जॉब दिया, मैंने गलती से कह दिया कि नहीं नहीं उन्होंने 9,500 जॉब दिया, तो फैक्ट तो गलत हो गया, लेकिन वो तो आस ही पास है ना, मैं जानबूझ के थोड़ी बोल रहा हूँ, दैट इज जस्ट कोटेशन है, तो लोग विरोध भी तो करते हैं। ऐसे तो कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना ही बंद कर देगा, अगर फैक्ट चेकिंग हम स्टार्ट कर दे तो विरोध कैसे होगा?
ये बात हो गई ना। तो उसी को लेके सुप्रीम कोर्ट में ये गए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट में ये दलील है कि जो स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1) फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में। फंडामेंटल राइट्स जो हमारा अधिकार है, सरकार उसको छीन नहीं सकती। जैसे होता है ना कि हम बोले और सरकार, जब तक ये क्राइम ना हो, जैसे मैं किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता हूं जब तक कि ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है। आर यू गेटिंग ना? कि मुझे, या मैं कोई भी पेंटिंग बना सकता हूं जब तक ये क्राइम के कैटेगरी में नहीं हो रहा है। अगर सरकार को अच्छा लगे नहीं लगे वो उनकी चीज है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 के अगेंस्ट में जाएगा ना कि मैं बोल रहा हूं आप रिमूव कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ऐसे, तो गवर्नमेंट के खिलाफ तो कोई ना न्यूज कोई बन पाएगा, ना मीडिया बन पाएगी, कुछ नहीं बन पाएगा, कॉमेडी नहीं बन पाएगी, मूवी नहीं बन पाएगी। फिर हम लोग जैसे क्रिटिसिज्म करते हैं, फार्मर्स जो जाके रोड पे खड़े होते हैं या कोई कोई लोग प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट सब बंद हो जाएगा। तो ये सब चीजों को लेके यहाँ पे दलील है। ओके, तो यही अभी कंटिन्यूअसली ये चल रहा है, ये मैटर चल रहा है। इसमें बोला जा रहा है, सरकार बोल रही है कि ठीक है आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, लेकिन राइट टू करेक्ट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन विदाउट एनी एरर हो, वो भी तो है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ठीक है आप बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो बॉडी बना रही है, तो वो कह रही है गवर्नमेंट खुद ही चेक करेगी कि फैक्ट सही है कि नहीं। गवर्नमेंट उस केस में खुद पार्टी है। जैसे होता है ना, दो लोग लड़ते हैं तो जज डिसाइड करता है ना, तीसरा आदमी डिसाइड करता है। उसी में से जैसे आपने मेरे खिलाफ कुछ इंफॉर्मेशन डाला और मैं ही जज बन गया, मैं ही डिसाइड करने लगा कि मेरे खिलाफ है कि नहीं, फिर मैं ही आपको सजा देने लगा, तो तीसरा पर्सन आएगा ना, दैट शुड बी कमिंग। तो ऑलरेडी जुडिशरी तो है ही है, तो आप जुडिशरी के थ्रू जाइए ना। कुछ गलत हो रहा है तो डिफेमेशन के लिए ऑलरेडी हमारे पास आर्टिकल है, एक्ट है। तो आप अपना ही खुद मालिक क्यों बन रहे हैं, खुद आप अपना कोर्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं? इसी चीज को लेकर डिबेट चल रहा है। क्लियर हो रहा है क्यों विरोध चल रहा है? क्योंकि सरकार खुद डिसाइड करना चाहती है कि क्या उसके खिलाफ है, और खुद हटाना चाहते हैं, और खुद दूसरों को प्रोसिक्यूट भी करना चाहती है। यही चीजें यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि गवर्नमेंट टू बी प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर का मतलब किसी के खिलाफ केस करना, खुद जज बनेंगे, वो जज भी बन रहे हैं, एंड लूज सेंस एग्जीक्यूटर भी, बाद में सजा भी देंगे, केस भी लेके आएंगे, जज भी बनेंगे, एंड एग्जीक्यूशन भी करेंगे। एग्जीक्यूशन का मतलब जो बाद में सजा देता है, जो बाद, जैसे होता है ना फांसी की सजा मिल गई तो बाद में जो फांसी की सजा जेल में ले जाकर देते हैं ना, तो वो एग्जीक्यूटर होता है जो उसको फाइनल एग्जीक्यूट करता है। IMR ready to transfer the technology of the breakthrough of the TB detection system। टीबी को लेके काफी डेथ है इंडिया में भी, हर दिन 1400 लोगों की डेथ होती है ड्यू टू द टीबी एवरी डे। हर साल 4,80,000 लोग मरते हैं टीबी के कारण। और टीबी क्योरेबल है, दवा है, सब कुछ है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनको टीबी है। और जब तक पता चलता है तब तक वो लास्ट स्टेज में होते हैं। टीबी इज वेरी कॉमन, सबको लगता है खांसी हुआ है, नॉर्मल खांसी हुआ है, कोई जाता नहीं है। जब एकदम खांसते खांसते हालत खराब हो जाती है, लंग की एकदम वो रिपेयर के कंडीशन में नहीं होता है, तब हम जाते हैं, तब तक चीजें वो होती है। तो इसके लिए इन्होंने लाया है कि एक नया डिटेक्शन सिस्टम, जो डायग्नोसिस है वो इजी हो जाए। और इसके लिए इन्होंने लाया है, उन्होंने कहा कि इस टेक्नोलॉजी के द्वारा 1500 का सैंपल जो टेस्ट होगा 2 घंटे में हो जाएगा। नॉर्मल आप जाइएगा, एक सैंपल टेस्ट करने में वो 1 घंटा लगा देते हैं, 2 सैंपल टेस्ट करने में 2 घंटा लगाते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हम 1500 सैंपल सिर्फ 2 घंटे में हम टेस्ट कर रहे हैं। ओके, इस टेक्नोलॉजी को मेनली बनाया गया है कि क्रिस्पर कैस CAS बेस्ड टीबी डिटेक्शन सिस्टम। क्रिस्पर कैस जो है वो एक तरीके का एंजाइम है, एंजाइम जिससे जीन को कट करते हैं, तो उसका यूज हो रहा है टू मेक ऑल दिस थिंग। ओके, इंडिया गवर्नमेंट का जो एक प्लान हम चला रहे हैं कि हमको टीबी एलिमिनेट करना है इंडिया से बाय द 2024 और 2025। एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शन बाय द 2025 हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। लेकिन केस इतना आ रहा है, 4,80,000 लोग डेथ कर रहे हैं, और डायग्नोसिस का जो प्रोसेस है वो सबसे कठिन है। दैट इज मेन थिंग। टीबी में दिक्कत है कि टीबी मैक्सिमम गरीब लोगों को होता है। जो टीबी का है केस गरीब का है, और वो गरीब को खास लेता है, लेकिन उसको एकाएक उसमें तो आता नहीं है कि आप बेहोश हो गए। जैसे और सब बीमारी में काफी पेन ज्यादा होने लगता है,
टीबी में लास्ट स्टेज में पेन होगा, स्टार्टिंग में नॉर्मल आप खास खास के चला लेते हैं। अब जो आदमी जॉब करता है और गरीब है, वो डेली बेसिस पे कमाता है, डेली बेसिस पे उसके घर में खाना बनता है। अब उसको एक दिन का जॉब छोड़ के जाके टेस्ट कराना पूरा दिन, फिर दूसरे दिन रिपोर्ट लेके जाना, तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाना, इसके लिए अफोर्डेबल नहीं है। ओके, तो ये मेन सब चीजें हैं कि टीबी का जो हम एलिमिनेशन का टारगेट कर रहे हैं, हम उसको पा नहीं पा रहे हैं। एक दवा इस समय काफी फेमस हो रहा है, केटामीन। केटामीन है, जैसे डिप्रेशन में जब आते हैं, और एक कैटेगरी होती है डिप्रेशन का उस लेवल पे चला जाना जब उसके लिए दवा भी काम नहीं कर पाता है, नॉर्मल दवा, तो उस कंडीशन में केटामीन हम दे रहे हैं। केटामीन इस समय काफी मतलब इस समय इफेक्टिव प्रूफ हो रहा है, तो ये याद रखिएगा। पहले इसका यूज होता था एनेस्थेटिक, मतलब जब किसी को कुछ इंजेक्शन देते हैं तो बेहोश करने के लिए या उस एरिया को सुन्न करने के लिए, नहीं होता कि उस पर, हाँ, एनेस्थीसिया वो यूज हम करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसका तीनों तरीके से दे सकते हैं। इंट्रानजल स्प्रे जो स्प्रे करते हैं, ब्लड में इंजेक्शन से भी दे सकते हैं, और इसका मेडिसिन के रूप में भी दे सकते हैं। तो मेनली जो स्प्रे है काफी महंगा है, तो इसीलिए इसका जो मेडिसिन वाला फॉर्म है वही सबसे 20 रुपए का वो पड़ेगा। उसका रेट भी सस्ता है, नियर अबाउट 20 रुपीज का वो पड़ रहा है, 20 रुपीज का ये पड़ेगा। लेकिन स्प्रे अभी भी महंगा है। जो स्प्रे आएगा वो 10,000 से 20,000 का प्राइस है, और जो इंजेक्शन है दैट विल बी 7500 से 2500 पर सेशन का है। तो हमें लग रहा है कि ये जो कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है, तो ये मेडिसिन ही सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है। कुछ इसका साइड इफेक्ट भी बहुत कम है, तो इसलिए भी इसको आजकल देखा जा रहा है कि सोल्यूशन अच्छा है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे दिया है कि अफ्रीका में एमपॉक्स इस समय, खासकर कॉन्गो एक कंट्री है, वहां पे एमपॉक्स, व्हाट इज मीन बाय द एमपॉक्स? मॉन्की पॉक्स। जैसे आप लोग देखते होंगे स्मॉल पॉक्स हो जाता है ना लोगों को, नॉर्मल आप देखते होंगे लोग कहते हैं कुछ मैया जी निकली हैं। गांव में आपने देखा होगा ना, दाने दाने हो जाते हैं, फिर बाद में दाग हो जाता है। बूढ़े लोगों पे ज्यादा होता है, अब नहीं होता है, पहले के लोगों के मुंह पे देखिएगा दाग होता है। पहले स्मॉल पॉक्स बहुत कॉमन था। इसमें माना जाता था कि इसका सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इंडिया का सबसे पहला जो बीमारी जिसको हमने एलिमिनेट कर दिया बाय द वैक्सीनेशन, वो स्मॉल पॉक्स ही है। ठीक है, उसी का एक कैटेगरी है कि मंकी पॉक्स। इसमें भी सेम है, दाने निकलेंगे, फीवर आएगा, हेडेक होगा, ये सब चीजें होंगी, और वो बाद में जो दाने हैं वो दाग बन जाते हैं, वही सेम। ठीक है, इसका सेम तरीके से ही ट्रीटमेंट होता है जैसे कि स्मॉल पॉक्स होता है। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन अब नहीं किसी को होता, अब रेयर केस में होता है। पहले बहुत चीज कॉमन होता था कि वो जब किसी को निकलता था उसको अलग रख देते थे, फिर उसको अलग से नींब ऊब से झाड़ते ओढ़ते थे। ये सब चीजें गांव में होती हैं अभी भी जब निकलता है, लेकिन दिस इज नॉट द ट्रू सोल्यूशन। ये सही बात है कि वो इन्फेक्टेड होता है, मतलब एक दूसरे से, जैसे आपने किसी के सामने खांस दिया, छू दिया, जैसे मैं ये पानी पिया, आपने सेम उसको छू दिया, और आपके कैसे भी वो वायरस आपके अंदर एंट्री कर गया, तो वो काफी तेजी से फैलता है। और यही कारण है कि कांगो में ये तेजी से फैला, क्योंकि कांगो वाले एरिया जो अफ्रीकन एरिया है, वहां पे इस समय सिविल वॉर चल रहा है, लोग कैंप में ज्यादा रह रहे हैं। होता है ना, सिविल वॉर चल रहा है, आपका घर और तोड़ दिया तो आप लोग कैंप में जाके रह रहे हैं। वहां पे होता है कि लोग बहुत पास पास रहते हैं, जैसे घर है, ये घर, दूसरा घर, डिस्टेंस है। कैंप में होता है यहाँ पे कोई बेड लगा के सोया है, फिर थोड़े दूर बाद कोई और बेड लगा के सोता है, एक ही पास खाना होना, खाना छूना सब कुछ चलता है, इसीलिए वहां पे ज्यादा है। दो कैटेगरी है, क्लेड 1, क्लेड IB एंड क्लेड IIB, दो है। तो ये दोनों एमपॉक्स के ही कैटेगरी है। मॉन्की पॉक्स, क्यों मॉन्की पॉक्स नाम है? क्योंकि मंकी से ये हमारे अंदर ये वायरस फैला था। ठीक है, एमपॉक्स, मॉन्की पॉक्स लिख लीजिएगा। समझ में आ गया ये चीजें? कांगो में है, कांगो को एक बार लोकेट करें मैप में, मैप खोलिए आप लोग। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, ये है एकदम मिडिल अफ्रीका में है। इक्वेटर इसके बीच से गुजर रहा है। इक्वेटर का पता है ना, इक्वेटर जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसे इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर इज ए लाइन, सर्कल। समझ में आ रही है ये चीजें?
नेक्स्ट न्यूज वो बजट का ही है कि बजट में क्या क्या फोकस था। पहला फोकस है क्या, पहला फोकस है इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना है 2047 तक, पहला फोकस ये है। दूसरा फोकस इन्होंने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट है। और तीसरा फोकस जो पूरे बजट में दिखा कि कोलिशन गवर्नमेंट का प्रेशर दिखा। जो कोलिशन गवर्नमेंट जैसे टीडीपी थे या जेडीयू था, उनको ज्यादा शेयर मिला है, उस पर डिसीजन था। तो यही मेन चीज है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि एन आउटलाइनिंग ऑफ द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी, ये भी बजट पे ही है, लेकिन इन्होंने बजट में क्या क्या जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, एक किसी अर्बन एरिया को बदलाव लाना है अच्छे कैटेगरी में, तो क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें होंगी। हम्म, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट हो गया। और ओके, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। हम्म, ठीक है। और ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। और कोई कोई इनपुट आप लोग बताइए। अर्बन, आप लोग भी रहते हैं अर्बन एरिया में, बताइए क्या। इन्होंने काफी पॉइंट बता दिया, कुछ छूटा उटा हुआ आप लोग बता दीजिए। हाँ, नाली, नाली वाला व्यवस्था काफी सही है। जो सैनिटेशन है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रेनेज सिस्टम वो अच्छा होना चाहिए। और नहीं, अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर नहीं कराएंगे। आप बताइए, आप अर्बन एरिया में अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो और क्या, इन्होंने कुछ बताया, उन्होंने बताया, आप बताइए। पोल्यूशन पे भी गुड। आप, अच्छा आप बताइए और जो बचा है। अच्छा, ठीक है, और कुछ बचा है आप लोगों में से, दोनों लोगों में से। प्लांटेशन करा दे, ठीक है। मैक्सिमम चीजें तो हो गई। इन्होंने ट्री बोला, इन्होंने बोला कि घर और की बातें कही, उन्होंने ड्रेनेज सैनिटेशन की बात कर ली। एक चीज और होता है, जैसे आप लोग जब रोड पे जाते होंगे तो आपको सड़कों पे ठेले वोले काफी दिखते होंगे। ठेलों के कारण जो रोड का वो है वो काफी कम हो जाता है। और एक्सीडेंट सिर्फ बाहरी जो गाड़ी चलाता है सिर्फ उसका ही नहीं होता है, जो लोग दुकान उकान भी लगाते हैं उनका भी एक्सीडेंट होता है। तो वही वो मेन इश्यू है। जो स्ट्रीट वेंडर, उसके लिए गवर्नमेंट एक्ट लेके आई थी 2014 में कि कैसे उनके अलग से जगह दे दिया जाए और उनके सेफ्टी का भी प्रॉपर प्रोविजन हो। जैसे इन्होंने कहा कि मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आवास का है, कि घर सही तरीके से और सबको घर मिल जाए। स्लम, स्लम के कारण कहीं ना कहीं अर्बन का जो है, अर्बन एरिया में और भी चीजें होती हैं। जैसे वहां पे सेफ्टी का नहीं होता है, वहां पे जो हम डिफरेंट सर्विसेज हैं वो नहीं दे पाते हैं, बीमारियां फैलती हैं अर्बन जो स्लम्स हैं। क्योंकि स्लम्स में आप सही तरीके से ड्रेनेज कुछ नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आवास आप सही से बनाइए, प्लानिंग सही से कीजिए। पहला चीज है, गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पे पैसा बढ़ा दी है 8 लाख करोड़ के साथ साथ इन्होंने जो इंडिविजुअल है जिसको घर बनाना है उसका भी कंट्रीब्यूशन की बात करा है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके भी रोल की बात हो रही है। ओके, सपोर्ट में इन्होंने 10 लाख करोड़ का अलग से किया है, और इसको इन्होंने 2.2 लाख जो है वो कंटिन्यूअसली नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का असिस्टेंस होगा डायरेक्ट। ओवरऑल जैसे बैंकिंग को भी बोला है कि बैंक से लोन भी दिलवाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट का भी होगा, और जो इंडिविजुअल जिसका घर बनेगा वो भी तो कुछ पैसे दे सकता है ना। जैसे 10 लाख का बन रहा है तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख वो इंडिविजुअल्स का भी कंट्रीब्यूशन लेने की बात हो रही है। बीच में आ रहा है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग। गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर अर्बन प्लानिंग में दिक्कत आएगा तो हम ऐसा करेंगे कि पीपीपी मॉडल लाएंगे। पीपीपी का क्या मॉडल होता है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। प्राइवेट का मतलब प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक का मतलब जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, और उनके बीच में पार्टनरशिप करके वो चीजों को बनाए। लेकिन यहाँ पे हो रही है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग। अब प्राइवेट सेक्टर आया, गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है, प्राइवेट के आया कुछ पैसे लेके, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कर पाए। जैसे आप सोचिए एयरपोर्ट कहीं पे बन रहा है, एयरपोर्ट की लागत 200 करोड़ है, ठीक है।
कोई प्राइवेट कंपनी से गवर्नमेंट बोले कि आप वहां बनवाइए और हम सर्विसेज देंगे, जो भी मैनेजमेंट रेगुलेशन है हम सपोर्ट करेंगे, और जो बीच में जो आपका गैप आएगा, जैसे आप 200 करोड़ का है, प्राइवेट कंपनी बोली कि नहीं मेरे पास सिर्फ 150 करोड़ ही है, उसके बाद से मैं नहीं दे पाऊंगा, yes. तो जो 50 करोड़ का गैप है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, उसी को कहते हैं कि वायबिलिटी गैप फंडिंग। मतलब 50 करोड़ के कारण वायबिलिटी नहीं है उस प्राइवेट कंपनी की। समझ में आ रही है जो चीजें मैं कह रहा हूं? वो एयरपोर्ट बनाने में 200 करोड़ लगेंगे, जो प्राइवेट कंपनी गया वो 150 करोड़ है, उसके पास 50 करोड़ नहीं है, तो गैप हो गया। उसको वायबल बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा कि वो 50 करोड़ सपोर्ट कर देगा, ताकि वो दोनों आपस में पार्टनरशिप करके उसको एग्जीक्यूट कर सके, बना सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो अर्बन प्लानिंग है उसमें भी इन्होंने कहा है। जैसे आप लोग कह रहे थे कि वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, रोड एंड सीवेज सिस्टम, इस सब के लिए हमारे पास अमरूत स्कीम है, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन ऑफ द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, रिजुवनेशन एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये स्कीम का नाम है अमरूत। ये स्कीम पता है आप लोगों को ना, अटल मिशन फॉर द रिजुवनेशन एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलरेडी गवर्नमेंट इसमें 8,000 करोड़ रुपए लगा चुकी है, मतलब, और इसमें क्या क्या एरिया है, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, रोड एंड द सीवेज सिस्टम पे काम करेगी गवर्नमेंट इस स्कीम के अंडर में। ठीक है, ये अमरूत लिख लीजिएगा, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमरूत इस स्कीम का नाम है। ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। इस बार के जो अभी हमने बजट देखा उसमें देखा कि 11 लाख करोड़ हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ने डेडिकेट किया है। तो जहां अगर 11.11 लाख करोड़ है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसमें अर्बन एरिया का भी काफी मेजर रोल होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो अर्बन एरिया में काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं ना, एवरीथिंग, रोड से लेके रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन है, एवरीथिंग। इंडिया में इस समय अर्बन पॉपुलेशन कितना है ओवरऑल? अगर 100 लोग रह रहे हैं तो अर्बन एरिया में कितने लोग रहते हैं? 36%, 50 करोड़ लोग इस समय जो डेटा है वहां पे अर्बन एरिया में रह रहे हैं इंडिया में। 36%, थोड़ा बड़ा है, कंटिन्यूअसली 26 से 30 पे गए, 30 से इस समय रिसेंटली 36 के आसपास है। ओके, जो ग्रोथ है काफी हाई है, 2 to 2.5% है। जितने तरीके से आप देखिएगा कि रूरल एरिया है वो भी सेमी अर्बन फिर अर्बन में कन्वर्ट हो रहे हैं, मैक्सिमम रूरल एरिया भी। तो ग्रोथ काफी हाई है, जो अर्बन और रूरल से अर्बन का कन्वर्जन है। 36%, 50 करोड़, याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, कुछ साल पहले जब मोदी जी आए थे तो स्मार्ट सिटी मिशन लेके आए थे कि सब सिटी जितना भी होगा लंदन जैसे टाइप का लगेगा, घर बैठे हम लोग सब कुछ, कहीं पे है रिमोट से पंखा चला लेंगे, रिमोट से हम अपना लाइट ऑफ कर देंगे और हर जगह लगेगा कि बस हर जगह मेट्रो ही पहुंच गया। ठीक है, लेकिन 100 सिटी में हालत बहुत खराब है, एक भी सिटी को इन्होंने नहीं बना पाया, और जो 100 सिटी इन्होंने पैसे दिए थे वो भी क्लस्टर, उस सिटी का किसी किसी पार्ट को डेवलप करने की कोशिश किया था, वो भी कंप्लीट नहीं है इस बजट में। उसको भी काफी धीरे धीरे, लास्ट बजट में उसको 8,000 करोड़ दिया था, इस बार अंत है तो धीरे धीरे इंड की तरफ जा रहे हैं, 2,400 करोड़ दिया है। ठीक है, दिस इज द थिंग। लेकिन ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो स्मार्ट सिटी मिशन में जो भी पैसा मिल रहा है उसको कहीं ना कहीं जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है कि रोड बना ले, जो सैनिटेशन नॉर्मल कर ले, एकदम स्मार्ट नहीं बनाए पर नॉर्मल तो बना ले, तो उसके लिए इसका भी यूज हो सकता है। गवर्नमेंट अर्बन डिजिटल मिशन लेके आ रहे हैं, अर्बन नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। इसमें जितना भी रिकॉर्ड है, जैसे लैंड का है एंड अदर्स रिकॉर्ड है। आर यू आस्किंग समथिंग? ओके, तो नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, कल भी हम लोग पढ़ रहे थे कि जितना भी मैपिंग है या अदर रिकॉर्ड्स है कि किस जमीन पे किसकी ओनरशिप है, वो हम डिजिटल फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं अर्बन एरिया में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर इन्होंने कहा है कि जो हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं वहां पे भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहिए कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको हम जो जितना भी रिट्रीटमेंट होता है या जितना भी
सीवेज जाता है उसका वापस ट्रीटमेंट करके रिसाइकलिंग करके वापस लाने के लिए हम जो अर्बन एरिया में जो कॉरपोरेशन है उसको फंड करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी अगर इंपॉर्टेंट अगर हम उस पर ध्यान दें तो लोग रूरल एरिया से भी आराम से आके अर्बन एरिया में या सब अर्बन एरिया, मानिए गोरखपुर का सेंटर है, मेन सेंटर जैसे आप समझिए कि गोलघर है या बक्सीपुर है, ये सब एरिया है, लेकिन अगर एकोमोडेशन का प्रोविजन है तो 10 किलोमीटर से भी लोग आके जा सकते हैं अगर टाइम से बसें ट्रेनें सब कुछ मिले। जैसे हर आदमी को सुबह 5 बजे 5:30 बजे हर आधे घंटे में बस एंड एवरीथिंग मिले तो लोग यहाँ रह के रहना क्यों चाहे, कंजेशन नहीं होगा ना। जैसे अगर आपने कम्युनिकेशन अच्छा कर दिया, जैसे ट्रेन है, ट्रेन से तुरंत आदमी उतरे बस मिल जाए तो लोग 100 किलोमीटर दूर से भी आ सकते हैं। अगर बसें ट्रेनें तेज चल रही हैं और तुरंत ये है कि आप ट्रेन में पहली बात लेट से आएंगे, 4-5 घंटा ट्रेन लगा देगी, ट्रेन से आने के बाद फिर जल्दी बस चीजें नहीं मिलती हैं सस्ते दाम में, वो ऑटो वाला आएगा वो आपसे इतना बार्गेनिंग करेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, मतलब कि आप डेली अप डाउन नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें कह रहे हैं कि अगर कनेक्टिविटी बढ़ा दी जाए, मास रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम, मास रैपिड का मतलब जो बड़ी बड़ी बसें और जो ट्राम जैसे होती है ना, जैसे मेट्रो टाइप की सिस्टम, जहाँ पे एक साथ बहुत सारे लोग जाए आए और उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई हो। जैसे आप मेट्रो के देखेंगे दिल्ली की फ्रीक्वेंसी काफी हाई है, 2 मिनट पे आ जाती है, 3 मिनट पे आ जाती है, 5 मिनट पे मैक्सिमम आ जाती है। लेकिन अगर बस की फ्रीक्वेंसी यहाँ देखें आसपास के शहरों से, जो मानिए यहाँ से पास के शहर है, महाराजगंज हो गया या इधर देवरिया हो गया, 70-80 किलोमीटर ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन पूरा दिन निकल जाता है लोगों को अगर उनका खुद का वो नहीं है कम्युनिकेशन या जो भी उनका खुद का व्हीकल नहीं है, खुद की गाड़ी नहीं है। यही कह रहे हैं कि मास रैपिड ट्रांजिशन की हर चीज कनेक्टेड हो, जैसे ट्रेन से भी आए बस से भी आए तो बस से आने के बाद वहां से तुरंत ऑटो का सिस्टम है, या जो अर्बन एरिया में बसें चलती हैं उसका सिस्टम है, तो वो होगा मास रैपिड ट्रांजिशन। तो ये सब चीजें अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्होंने कहा है कि इस सब एरिया पे काम करना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा स्ट्रीट वेंडर एक्ट है, तो वेंडर जो सिस्टम है, जो लोग आसपास दुकान लगाते हैं उनका भी काफी दिक्कत है कि पुलिस आती है उनसे एक्स्ट्रा पैसे लेके जाती है, फिर कम मार के हटा दे उस सड़क के एरिया से, कुछ उनका सेफ्टी नहीं होता है। जैसे होता है ना, उनको भी डर लगा रहता है कि मैं ये गवर्नमेंट की जगह पे हूँ, पता नहीं ये इस पे अलाउड है नहीं अलाउड है, वो देखा देखी ही तो दुकान खोलते हैं ना, कोई ऐसा थोड़ी कि जाते हैं परमिशन लेके आते हैं। एक सिंपल परमिशन दे दिया जाए कि आप 5 रुपए 10 रुपए डेली का आप किराया दीजिए, आप रहिए, तो उनका डर भी चला जाए। जैसे मानिए ठेला ला के लगाए, लेकिन वो परमिटेड एरिया नहीं होता, उनको नहीं पता, सब लोग लगा रहे हैं वो भी ला के लगा लिए, लेकिन अगर वेंडर जो है एक्ट के द्वारा ये प्रोविजन है कि उनको प्रॉपर रूप से जगह, जब आप शहर बसा रहे हैं तो हर शहर में हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर एरिया में वेंडर मार्केटिंग के लिए जगह बनाइए प्रॉपर रूप से, और वहां पे खासकर जो वेंडर लोग हैं उन्हीं के लिए वो चीजें रहेंगी, और उनका भी इसमें डिफरेंट टाइप के सेफ्टी है कि अगर उनको चोट लग गया तो कितना कंपनसेशन मिलेगा, इंश्योरेंस कितना होगा, कैसे उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, एवरीथिंग विल बी मेंशन इन दैट। ओके, गवर्नमेंट यही 100 वीकली हार्ट्स के रूप में इसको प्रमोट करना चाहते हैं, या फूड हार्ट के रूप में। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो आप इतने एरिया में बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, वेंडर की बात करेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे। ओके, फिर आप जो डिफरेंट अदर नीड्स है उसकी बात करेंगे। तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डिस्कस। ये रीजनल न्यूज है, तमिलनाडु में इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, तो उसको लेके थोड़ा सा डिबेट चल रहा है। तो ये सिर्फ तमिलनाडु का है, कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ेगा तो लोग विरोध करेंगे, तो ये कुछ खास नहीं है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि इज इम्यूनिटी फॉर द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब कि वो कुछ भी कर दें, इम्यूनिटी उनको सुरक्षा दिया गया। इम्यूनिटी का क्या मतलब हुआ? प्रतिरोध क्रिएट कर देना कि उसको आपको कोई छू भी नहीं सकता है। तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के खिलाफ कोई जल्दी केस रजिस्टर नहीं हो सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऑलरेडी प्रोविजन दिया है। क्या रीजन है, क्यों ऐसा किया गया? क्यों प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को के खिलाफ केस नहीं हम लेकिन यहाँ पे तो है कि अगर खुद का भी कुछ अगर डिसीजन ले रहे हो, एकदम एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है। क्रिमिनल केस में तो एकदम इम्यूनिटी काफी ज्यादा है। ठीक है, आप सही जा रहे हैं, आगे बताइए। ओके, और कोई आप बताइए, कुछ आइडिया लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ?
प्रेसिडेंट एंड गवर्नर तो आपको पता होंगे, ठीक है। हेड ऑफ द जो नेशनल लेवल पे हमारी गवर्नमेंट के हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट है, जो स्टेट लेवल पे हेड है वो इस गवर्नर है। तो उनके खिलाफ क्रिमिनल और द सिविल केसेस जल्दी रजिस्टर नहीं होते। क्रिमिनल केस तो हो ही नहीं सकता है, सिविल केस भी करना है तो पहले नोटिस दीजिए, 2 महीने बाद आप स्टार्ट करेंगे। नोटिस देने के 2 महीने बाद क्या रीजन है आप लोग बता दीजिए। आप बताइए, आपने आज कुछ नहीं बोला है। व्हाट कुड बी द रीजन? नहीं पता है आप? व्हाट कुड बी द रीजन? भी बता दीजिए, कुछ ऐड करना है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, जैसे आप सबने कहा, दैट इज वेरी एक्यूरेट कि जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है उनको हजारों डिसीजन लेने होते हैं। हर बात पे अगर केस रजिस्टर होने लगे तो पुलिस चौकी जाते जाते, पुलिस स्टेशन जाते जाते उनकी हालत खराब हो जाएगी। होगा ना कि कोई आके रजिस्टर करवा दे, अपोजिशन पूरा लाखों लोग हैं अपोजिशन में, वो केस लिखवाना स्टार्ट कर देते हैं तो हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि हर पुलिस स्टेशन अभी तो ठीक है, अभी हमने 0 FIR कर दिया कि आप कहीं बैठ के कहीं करा सकते हैं। तो पहले तो होता था उस ज्यूरिडिक्शन में जाइए और जिसके खिलाफ केस होता था उसको जाना पड़ता था उस पुलिस स्टेशन में। जैसे मैं रह रहा हूँ गोरखपुर में, कोई ले जाके वेस्ट बंगाल में मेरे खिलाफ केस कर दिया तो मुझे जाना पड़ेगा वहां वेस्ट बंगाल में अपने सुनवाई के लिए। मुझे कश्मीर में कोई लिखवा दिया, कोई तमिलनाडु में लिखवा दिया, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगता है। तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जितने भी हैं ये डिग्निटरीज हैं और इन्हीं के नाम पे डिसीजन लिया जाता है। भले वो डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेते हैं लेकिन नाम किसका होता है? वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है और वो गवर्नर के नाम पे होता है। ये इम्यूनिटी दिया गया। अब दिक्कत ये है कि इम्यूनिटी देते देते जो लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन का वो थोड़ा सा वेग है। जैसे एक बार मैं कॉन्स्टिट्यूशन 361 ये है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग whatsoever shall be instituted or continued against the president or the governor of state in any court during his tenure। अब टेन्योर का वेट करें, 5 साल है, फिर उसके बाद 5 साल और हो गए तो केस ये इसलिए डिस्कशन चल रहा है। ये एक वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं उनके खिलाफ उनके गवर्नर हाउस में कई लोग काम करते हैं। तो एक जो वीमेन है उन्होंने केस लिखा है कि सेक्सुअल हरासमेंट उनके खिलाफ हुआ है और सेक्सुअल हरासमेंट का वो केस जब लिखाने गई है तो FIR रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है। इसीलिए ये डिबेट स्टार्ट हो गया कि अगर सही केस हो तो आप पर्सनल एक्ट पे नहीं कर सकते हैं ना, ऑफिशियल एक्ट जो ऑफिशियल डिसीजन है उस पर कर सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं पे भी ये ऑफिशियल वाला एक्ट नहीं लिखा है और इसीलिए चीजें थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई हैं। ओके, और इतना बड़ा ये आदमी गवर्नर बहुत बड़े आदमी होते हैं ना या प्रेसिडेंट, तो अगर आप 2 महीने 4 महीने 5 साल डिले कर दें तो इन्फ्लुएंस करके विटनेस गायब नहीं कर देगा। जितना जल्दी आप रिपोर्ट करते हैं, जितना जल्दी सबूत इकट्ठा करना इजी होता है, 4 साल बाद सबूत नहीं रहे तो, और इन्फ्लुएंशियल आदमी है वो तो रिमूव करवा सकता है। इसीलिए इस पे डिबेट चल रहा है। सबसे बड़ा डिबेट ये है कि ये हमने जो लिया है जो कॉन्सेप्ट ही गलत है। हम जब ये लॉ बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन यूके के अंडर में थे और यूके में माना जाता है कि किंग्स कैन डू नो रॉन्ग, किंग्स कैन डू नो रॉन्ग। राजा को भगवान मानते थे वहां पे, अभी भी राजा वहां पे एकदम एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है। वहां का जो किंग है उसको मानते हैं कि जो डिवाइन पावर है, भगवान डायरेक्ट उनको भेज रहे हैं। ओके, तो वो कॉन्सेप्ट हम इंडिया में भी लेके आए क्योंकि उस समय हम मैक्सिमम इधर उधर से कॉपी कर रहे थे, देख रहे थे किसमें क्या लिखा है। ये गलत हो गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पे डिबेट चल रहा था, वहां पे भी लोगों को कंफ्यूजन था। लेकिन लोग उस समय लोगों ने नहीं सोचा कि आगे आने वाले टाइम में ऐसे भी लोग आएंगे। उनको लगा बहुत अच्छे अच्छे लोग नेता क्यों खराब चूज करेंगे, हमेशा अच्छे को करेंगे। ऐसा उस जमाने में तो सब अच्छों को ही करते थे। उस समय क्रिमिनल केस उसको नहीं था, मतलब नेता उस समय मैक्सिमम प्योर आते थे। उस समय नेता जैसे इज्जत की बात होती थी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे इज्जत देके। आज किसी को गाली देना है तो कहेंगे ज्यादा नेतागिरी मत कीजिए, होता है ना, बड़ा नेता आदमी है, बोलते हैं ना। आज ये निगेटिव सेंस में लिया जाता है, उस समय इज्जत की बात थी नेता होना। तो चीजें धीरे धीरे बिगड़ गई, तो अब डिबेट चल रहा है और ये कई बार केस कोर्ट में भी गया है। रामेश्वर प्रसाद केस में ये गया था सिविल इम्यूनिटी को लेके। वहां पे भी वहां जो कोर्ट है उन्होंने बोला है कि ठीक है ये इम्यूनिटी है लेकिन इस पे एक बार रिव्यू होना चाहिए। अभी जो चल रहा है, जो केस चल रहा है राम नरेश स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश,
यहाँ पे भी डिबेट ये चल रहा है कि ठीक है आपको इम्यूनिटी दी गई है, लेकिन कम से कम पुलिस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट तो करे, सच्चाई तो क्या है, थोड़ा सा तो पता लगा है कि ये किस लिए है। अगर एक हो सकता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, या जस्ट ये फॉल्स केसेज है तो ठीक है, लेकिन अगर सही केस हुआ तब क्या होगा? तो इस पे हमेशा डिबेट चलते आया है। ओके, कहीं ना कहीं ये जो राइट, जैसे मेरे खिलाफ अगर कोई ऐसा केस हुआ, जिस वुमेन के साथ केस हुआ है, मानिए सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, वायलेंस हुआ है, तो उनका जो राइट टू लाइफ है वो आदमी नहीं अच्छे से जी पाता है ना। अगर जिसके खिलाफ ऐसी चीजें घटनाएं घटती हैं तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है ना, बार बार दिमाग में वही चलता है, एक नॉर्मल लाइफ आदमी नहीं जी सकता है। तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो आर्टिकल 21 देता है उस इंसान का, तो ये तो वायलेट हो रहा है ना। दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द मेन डिमांड। तो यही हो रहा है कि इस पे रिव्यू होना चाहिए और इसको कोशिश करना चाहिए कि और रेशनल बनाया जाए, कि अगर सच में रियल केस है, दो केसेज हैं, आप इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टिकल जो 361 है वहां पे दो केस है, एक में क्रिमिनल केस है और एक में सिविल केस है। सिविल में जो सिविल प्रोसीडिंग है वहां पे 2 महीने का टाइम देके केस स्टार्ट कर दिया जा सकता है, केस फाइल हो सकता है, केस किया जा सकता है। सिविल हमें उल्टा लगेगा, हमें लगेगा सिविल तो इजी है, सिविल में तो लैंड डिस्प्यूट होता है, कोई हीनियस क्राइम नहीं होता है, तो इसमें छूट ज्यादा मिलता होगा, लेकिन छूट सिविल केस में कम मिल रहा है। क्रिमिनल केस में तो जब तक टेन्योर रहेगा तब तक नहीं केस रजिस्टर कर सकते। समझ में आ रहा है ये? नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, चीजें समझ में आ रही हैं? क्लियर है? यहां पे सिविल केस में हम केस लिखवा सकते हैं 2 महीने पहले नोटिस देके, उसके बाद 2 महीने बाद, लेकिन जो क्रिमिनल केस है उसमें तो उसके पूरे टेन्योर के ड्यूरिंग हम प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। अब जब डिबेट हो रहा था तो वहां पे ये हो रहा था कि ऐसा हो जाएगा तो बड़ा कठिन हो जाएगा, तो उस समय आर्टिकल 61 लोगों ने लाया था कि इम्पीच कर देंगे। इम्पीच का मतलब हटा देंगे गवर्नर एंड आर्टिकल 61 एक बार दिखाता हूं आपको। लेकिन दिक्कत यह है कि इम्पीचमेंट जल्दी होती नहीं है और काफी इसका रूल टफ है। एक बार 61 दिखाता हूं, काफी उसका हार्ड है। जैसे आर्टिकल 61 करता है प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ऐसे सेम गवर्नर के लिए भी है कि उसको हटा देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। लेकिन दिक्कत है कि सबसे जो टफ मेजॉरिटी चाहिए होता है, आप लोगों को एक दिन मेजॉरिटी बताया था, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, ये सब चीजें डिस्कस की थी, आप लोग शायद नहीं थे उस दिन। सिंपल मेजॉरिटी जो होता है, इस क्लास में जितने लोग हैं, जैसे ये होता है कि पूरे क्लास का एक स्ट्रेंथ होगा, होगा ना, पूरे क्लास का 60 लोगों का मैंने डिसाइड किया होगा कि इतने लोग एडमिशन लेंगे हम, ठीक है, तो ये फुल मेंबरशिप है 60। फिर बीच में हुआ कि 10 दिन बाद या 1-2 महीने बाद 5-6 लोगों की तबीयत खराब हो गई, या उनको लगा कि काफी टफ है, हम नहीं तैयारी कर पाए, वो लोग विड्रॉल कर गए, अपना एडमिशन वापस ले ली। तो जो बच्चे 55 वो इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द दिस। ओके, और नॉर्मल केस में जैसे ऐसे हुआ, अब क्लासेस चलती है, ऐसा थोड़ी है कि जितने लोग एडमिशन लिए उतने लोग डेली आए क्लास करने। हो सकता है 55 बच्चे हैं, 55 में से 30 आए, 40 आए, तो वो होता है प्रेजेंट एंड मेंबरशिप, जितने प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग। और किसी दिन मैं यहाँ पे वोटिंग करा लिया, इसमें से सिर्फ 30 लोग आए, ठीक है, तो इस 30 में मैं कहूंगा कि सिंपल मेजॉरिटी क्या होगा, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट है 30 में से हो ऐसे 4-5 जिनका मूड नहीं हो कि वो ना सही है ना गलत है, वो वोट ही ना करे, ना हाँ बोले ना बोले, एब्सटेन कर जाए और सिर्फ 24 वोट करे। तो जो हम मेजॉरिटी लेंगे, 24 का मेजॉरिटी कितना होगा, 24 का आधा 12 + 1 13 होगा। मेजॉरिटी का मतलब 50 + 1, जो लोग संख्या में ज्यादा हो। सिंपल मेजॉरिटी समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? सिंपल मेजॉरिटी में प्रेजेंट एंड वोटिंग होती है, इसमें कितना स्ट्रेंथ है, कितना एडमिशन हुआ, कितने लोगों ने विड्रॉल किया, ये डजंट मैटर, कितने लोग इस क्लास में हैं और कितने लोगों ने हाँ या ना बोला, दैट विल बी द मेजॉरिटी। तो जो सिंपल मेजॉरिटी होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% + 1, तभी तो मेजॉरिटी होगा। 50-50 हो जाएगा तो टाई हो जाएगा, ये होगा सिंपल मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी ये होता है कि जितना यहाँ पे एडमिशन लिए थे 5 चले गए,
54-55 बचे, मानता हूं 54 बचे जिनका इफेक्टिव है, तो अगर उनकी मेजॉरिटी होगी वो होगा इफेक्टिव मेजॉरिटी। क्लियर? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगा कि मैंने एडमिशन के लिए 60 सीट रखे थे, तो 60 का जो मेजॉरिटी होगा 30+1 वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 243 लोग, 543 लोगों की संख्या है पार्लियामेंट में, 272 हम इफेक्टिव एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेते हैं। जब भी गवर्नमेंट बनानी होती है उस समय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेंगे। कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग वोटिंग के, डजंट मैटर, वो एब्सोल्यूट चाहिए। जैसे कभी इसमें मैं ये कह दूं कि यहाँ पे क्लास का लेना है कि नहीं लेना है, उसके लिए मुझे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, तो मैं ये नहीं देखूंगा यहाँ कितने लोग बैठे हैं, मैं कितनों का देखूंगा, 30 का सीट है, 30 में से हाफ करूंगा और 60 में से हाफ करूंगा, 30 हुए +1, 31 लोग जब हाँ बोलेंगे तभी हम डिसाइड करेंगे कि कल क्लास होगा कि नहीं होगा। दैट विल बी द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। जैसे मैं कोई सिंपल चीज का डिसीजन ले रहा हूं कि लाइट कितना जलाऊं, 2 पीछे का लाइट बंद कर दूं, तो मैं कहूंगा साधारण सी चीज है, तो मैं कहूंगा सिंपल मेजॉरिटी दूंगा, लोग जितने बैठे हैं वही बता देंगे क्योंकि वही क्लास में है। एब्सोल्यूट हम क्लास का स्ट्रक्चर नहीं बदल रहे, तो उस समय सिंपल मेजॉरिटी रहेंगे कि जितने लोग हैं और उसमें से जो वोट किए उसका आधा +1 वो होगा सिंपल मेजॉरिटी। ओके, स्पेशल मेजॉरिटी ये होता है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 लेने लगते हैं। अभी तक हाफ +1 लेते थे, 2/3 उससे ज्यादा हो गया, लेकिन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का लेते हैं प्लस द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ये टर्म ऊपर होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन, एक बार और बताता हूं। स्पेशल मेजॉरिटी के लिए 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होगा कि वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। एब्सोल्यूट होगा तो इस क्लास का एब्सोल्यूट कितना मैंने डिसाइड किया था, 31 डिसाइड किया था, ये फिक्स होता है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज ऑलवेज फिक्स, ये बदलेगा नहीं। लेकिन सिंपल मेजॉरिटी वैरी करेगा क्योंकि कितने लोग, कभी 20 आएंगे, कभी 24 आएंगे, कभी 32 आएंगे, दैट कैन वैरी। इफेक्टिव मेजॉरिटी भी बदलेगा, हो सकता है 3 महीना बाद 2 को और लगे कि नहीं बहुत टफ है, मुझे जॉब करना है, आई एम नॉट एबल, वो आप बाहर हो जाए। सेम ऐसे होता है पार्लियामेंट में, कभी डेथ हो जाती है, कोई रिजाइन दे दिया, कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो पार्लियामेंट में भी सीटें कम होती रहती हैं, आपने देखा होगा, बाई इलेक्शन होता है। ओके, तो वो इफेक्टिव हो गया। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, स्पेशल में एब्सोल्यूट पहला कंडीशन है, दूसरा है कि 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो दूसरा कंडीशन है 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, और वो जो 2/3 है वो एब्सोल्यूट से हमेशा एबव होना चाहिए। हो सकता है इसका ओवरऑल 60 है, 60 का 2/3 कितना होगा, 40 होगा, 2/3 40 होगा ना। लेकिन ऐसा भी कभी, और 31 से 40 हमेशा बड़ा है, 40 हमेशा बड़ा है ना 31 से। लेकिन कोई कोई ऐसा दिन होगा कि यहाँ पे सिर्फ 30 लोग आए, 30 का 2/3 कितना होगा, 20 होगा। अब 20 तो इससे कम हो गया ना एब्सोल्यूट से, तो स्पेशल मेजॉरिटी कैसे रह गया, 20 लोग एब्सोल्यूट से भी कम हो गया, तो वो आने पे प्रेजेंट करेगा, लेकिन वो हमेशा एब्सोल्यूट से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये स्पेशल मेजॉरिटी है। एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी जो पार्लियामेंट में होता है, प्लस द हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफिकेशन भी कराना पड़ता है। अगर स्टेट का कभी कोई मुद्दा है और उस बिल को पास करने के लिए जो हम स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ उसको पास कराते हैं और हाफ ऑफ स्टेट से भी उनकी सहमति लेते हैं, ये सबसे टफ होता है। स्पेशल मेजॉरिटी हमने कहा कि 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, एब्सोल्यूट नंबर का नहीं होता है, जो इस पूरे क्लास का जो मेंबरशिप है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग पे करता है। लेकिन प्रेसिडेंट वाली जो अगर उसको इम्पीच करना है तो वो एब्सोल्यूट नंबर का 2/3 होता है, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। समझ में आ रही है? ये उससे भी हाई हो गया ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग में तो कम हो जाएगा हमेशा, लेकिन जब 2/3 ही कर दिए तो ये हमेशा जो होगा वो 40 से ज्यादा ही होगा। क्लियर हो रही है ये चीजें? प्रेजेंट एंड वोटिंग सिंपल में, स्पेशल मेजॉरिटी में भी कभी लोग 40 होते, 50 होते, 55 होते, 56 होते, तो वो वैरी करता। लेकिन प्रेसिडेंट को जब आपको रिमूव करना है तो 2/3 चाहिए ही होगा, और उसके लिए प्रॉपर
फोर्थ लोग पहले रिजोल्यूशन साइन करके दे तब केस ही स्टार्ट होता है, तो बड़ा बड़ा मुश्किल होता है। आप देखेंगे कि नॉर्मल मेजोरिटी लाना काफी मुश्किल है, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी और वो भी 2/3 वाली मेजोरिटी सबसे टफ है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे ज्यादा टफ मेजोरिटी चाहिए होता है वो प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए होता है। क्लियर हो रही है ये चीजें? तो ये सब डिबेट हो रही है, इसी पे ये ओवरऑल ये आर्टिकल दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है इसी पे, आप लिख के लाइएगा। आज का जो आपका क्वेश्चन है होमवर्क, critically examine the constitutional immunity granted to president and governors under article 361 of the Indian constitution. Constitutional immunity granted to president and governors under article 361 of the Indian constitution. समझ में आया ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए हैं कि व्हाट यू हैव टू राइट? पहले आप स्टार्ट करेंगे कि क्यों इम्यूनिटी दिया गया, फिर आप डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इसका रिपोर्शन, जो निगेटिव इम्पैक्ट अभी देखने को मिल रहा है कि आप एक तो वॉग है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो अपने ही ऑफिशियल वर्क के लिए है कि पर्सनल के लिए है। फिर आप डिस्कस करेंगे कि अभी जो केसेस चल रही हैं, और आपका इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि जब आप किसी को इम्यूनिटी एकदम एब्सोल्यूट देने लगते हैं तो जो लॉ है, जो रूल ऑफ लॉ से कोई भी कंट्री चलती है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हम सोवर्निटी कॉमन पीपल की है, वो आप कहीं ना कहीं डाइल्यूट करते हैं, निगेटिव में जाता है। हो गया ना कि अरे वो गवर्नर है तो ऐसा थोड़ी कि कोई भी क्राइम करेगा, उसका जो ऑफिशियल वर्क है, अब उसके पावर में ये थोड़ी लिखा है कि सेक्सुअली हरास ए वीमेन, उसका तो काम है कि जो गवर्नेंस से रिलेटेड काम करे ना। पावर वहां पे उनके खिलाफ केस नहीं होना चाहिए जहां पे वो कोई डिसीजन ले रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ने वो डिसीजन लेने के लिए वो पावर दिया है या वो फंक्शन दिया है। ये सब चीजें आप डिस्कस करेंगे। फिर आप डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 61 दिया है रिमूव करने के लिए, लेकिन वो बहुत कठिन है। सबसे कठिन वाली जो मेजॉरिटी होती है वो प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का ही मेजॉरिटी, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सबसे डिफिकल्ट है, और कहीं पे भी 2/3 नहीं है, और जगह पे है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में फिर भी संख्या कम हो सकती है, प्रेजेंट एंड वोटिंग है। तो ये सब चीजें, और जो 2 केसेज हैं आप उसको भी मेंशन करके फिर कंक्लूड कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे रिव्यू करके एक ऐसा लाना चाहिए कि बैलेंस रहे, कि उनके फंक्शन भी वो अच्छे से फ्री एंड फेयर तरीके से अपना काम भी करें, और अगर कोई ऐसा आदमी उस पोस्ट पे चला जाए जो मिसयूज कर रहा है तो उसको रिमूव भी आसानी से हम कर दें, या उसके खिलाफ केस भी हम चला के जस्टिस लाए। दिस शुड बी योर अप्रोच। सो दिस वाज ऑल अबाउट। एक और न्यूज है, लेकिन ये न्यूज काफी बाद में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एक नॉर्मल बता दे रहा हूँ कि जो यूरोप में आजकल चल रहा है कि लोग वहाँ अफ्रीकन कंट्रीज, एशिया कंट्री से जहाँ युद्ध चल रहा है वो यूरोप में एंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ जॉब अच्छा है, वहाँ पे लाइफ स्टाइल अच्छा है, जो वहाँ पे पैसे मिलते हैं, सैलरी वो काफ़ी हाई है, वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी कुछ सपोर्ट भी करता है। जैसे वहाँ पे जॉब नहीं मिला तो काफ़ी आपको अलाउंस मिलेगा, गवर्नमेंट ने इतना प्रोविजन करके रखा है कि जॉब मैक्सिमम लोगों को मिल जाता है, अच्छा खासा जॉब, तो इसलिए वहाँ पे एंट्री काफ़ी हो रही है। लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो जो माइग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया, वायलेंस होने लगा है। अब जो बाहर से जा रहे हैं वो तो जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पे उनको ले जाके कैंप में रखने लगते हैं, उनको क्रिमिनल के जैसे ट्रीट करने लगते हैं। कई लोगों का डेथ भी हुआ है, जैसे समंदर के थ्रू होके जा रहे हैं, अब समंदर से कई दिनों से आ रहे हैं, वो अपने एरिया में उतरने ही नहीं दे रहे हैं, और मानिए उनके सिप पे सब कुछ खत्म हो गया, खाने पीने का, वापस भेज दिया, तो जो कई लोग नदी में, समंदर में कूद के तैर के आना चाहते हैं, तो कईयों का डेथ हो जाता है। तो ये सब केसेस काफी आ रही थी, तो हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में एक दिन, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ इतना जानिए कि क्या है कि यूरोप में जो है एसाइलम सीकर्स का नंबर काफी बढ़ रहा है, और खासकर जो गरीब कंट्रीज है, खासकर जहाँ पे युद्ध हो रहा है, जैसे अभी सीरिया में युद्ध हो रहा था, इराक में युद्ध हो रहा था, अफगानिस्तान में युद्ध हो रहा था, इनसे यूरोप और पास है। अफ्रीका में हमेशा सिविल वार होते रहता है, केन्या में कभी आपस में 2-3 ट्राइब लड़ रहे हैं, तो वो भाग भाग के जाना चाहते हैं यूरोप में। अच्छे जगह पे ही लोग जाना चाहेंगे, ऐसा थोड़ी कि भाग के पाकिस्तान में जाएंगे या बांग्लादेश में जाएंगे, वहां की तो हालत और खराब है। खासकर ऐसे जगह पे जाते हैं जहां पे उनको लगे कि जॉब मिल जाएगी इजीली और लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। और यूरोप पास है क्योंकि अफ्रीका के भी ऊपर है। अब यूएस से जाने में तो काफी समंदर लंबा है ना, लेकिन यूरोप जाना है तो जस्ट आपको मेडिटेरियन सी हल्का सा पार करना है, या इजिप्ट से होकर चले जाइए। दीज आर द वे, ओके। तो दीज आर द थिंग्स दैट इज बीइंग फेस्ड इनटू द यूरोप, दैट इज ऑल अबाउट।
So here we will conclude our session. Thank you for joining the session. All the best. Thank you. कोई confusion, कोई doubt? चीजें आज समझ में आई है? थोड़ी आज मैंने जल्दी